हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे और सभी की पढ़ाई बहुत शानदार चल रही होगी। अपने रेस्पेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप लोग बहुत जोर शोर से तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है, क्योंकि इसमें कुछ खास बातें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम करने वाले हैं, जो कि बहुत सिंपल सिंपल बातें होंगी, लेकिन काफी महत्वपूर्ण बातें होंगी, काफी इंपॉर्टेंट बातें होंगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में होने क्या वाला है ये मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ, ताकि जिन बच्चों के लिए ये चीजें काम की है, यूजफुल है, वो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इन बातों से कुछ ना कुछ फायदा उठाएं, कुछ बेनिफिट उठाएं। और वीडियो के खत्म होते होते वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट और सरप्राइज है बच्चों। तो बच्चों, आज की वीडियो में मैं उन बच्चों को एड्रेस कर रहा हूं जो नीट 2022 और 23 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। हाँ बच्चों, नीट 2022 और 23 के लिए जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं, जो ये एग्जाम देने वाले हैं, उन बच्चों से मैं आज मुखातिब हूँ, उन्हीं के बारे में बात करूंगा और उन्हीं के लिए कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर लेकर के आया हूँ। तो बच्चों, बात कर रहे हैं हम इस पर्टिकुलर एग्जाम की, हमारे एग्जाम की, जो कि है नीट। और हम बात कर रहे हैं स्पेशली नीट 2022 और 23 के स्टूडेंट्स के लिए। तो काफी सारे बच्चे जो हैं वो ऑलरेडी तैयारी स्टार्ट कर चुके होंगे, कुछ 2 महीने पहले, कुछ 3 महीने पहले, कुछ 1 महीने पहले, कुछ कुछ हफ्ते पहले। तो ऑलरेडी उन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होंगी, रेस्पेक्टिव टीचर से या इंस्टीट्यूट्स के साथ में, या जैसे भी आपने की हो, डजंट मैटर। तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये वीडियो आपको जरूर देखना है, चाहे आपने ऑलरेडी तैयारी स्टार्ट कर दी है, नहीं भी करी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं कि यार मैं नीट 2022 दूंगा या 23 का एग्जाम दूंगा, सिर्फ अभी थॉट्स चल रहे हैं किस तरह से प्लान करना है, कैसे तैयारी करनी है, कुछ अभी डिसाइड नहीं किया है, कुछ सोचा नहीं है, तो वो बच्चे भी इस वीडियो को जरूर देखें। मतलब सभी के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ है। जिन्होंने कुछ स्टार्ट नहीं किया है, जो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन कर लिए हैं या डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज ज्वाइन कर लिए हैं, किन्होंने कुछ भी ज्वाइन नहीं किया, सभी तरह के बच्चों के लिए कुछ ना कुछ है। सभी तरह के बच्चों के लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें मिलेंगी और कुछ ना कुछ आउटपुट इस वीडियो से आप जरूर लेकर के जाएंगे। और डेफिनेटली डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, या कोई एडवाइस मेरी आपके जरूर काम की रहेगी। तो बच्चों, इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखिएगा और फिर जरूर कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से कौन सी बातें हैं जो आपको इंपॉर्टेंट लगी, काम की लगी या नहीं लगी। क्योंकि ज्यादातर बातें आपने पहले भी सुनी हुई होंगी, लेकिन ये वो बातें हैं बच्चों जो हर बार आपको बताना जरूरी होता है, क्योंकि हर बार नया स्टूडेंट होता है, नया बच्चा होता है और वो नया टारगेट लेकर के तैयारी कर रहा होता है। तो बच्चों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर मेरे इंट्रोडक्शन से। क्यों मेरा इंट्रोडक्शन, क्यों? अरे यार, इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो शायद मुझे नहीं जानते हैं। तो एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए ना कि ये कौन व्यक्ति है, ये कौन आदमी है जो हमें इतनी ज्ञान की बातें बता रहा है ना। तो इसीलिए मेरी छोटी सी जानकारी, इंफॉर्मेशन और परिचय आप लोगों के लिए। मेरा नाम है बच्चों शुभम ननवाना बोहरा और पिछले कई सालों से, 6 सालों से भी अधिक समय से, मैं नीट और जेई के बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। पिछले कई सालों से कोटा के ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स के साथ मैं जुड़ा हुआ था और रिसेंटली मैं आपके फेवरेट चैनल डिकोड नीट पर आ चुका हूँ बच्चों, अनअकैडमी के साथ जुड़ करके। और उम्मीद है यहाँ पर भी बच्चों को मेरा जो भी एक्सपीरियंस और नॉलेज है उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर होगा। तो बच्चों, यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि नजरिया बदलोगे नजारे बदल जाएंगे, ये मेरी लाइफ का मोटो है और ये काफी प्रैक्टिकल बात है और यूजफुल चीज है अगर आप अपनी पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें। क्योंकि बच्चों, नजरिया मतलब पॉइंट ऑफ व्यू की हम बात कर रहे हैं। तो बेटा, काफी सारी प्रॉब्लम्स, काफी सारी समस्याएं हमारे जीवन में, हमारे एकेडमिक्स में जो होती है ना, वो मेंटल होती है, मानसिक होती है। इसका मतलब क्या है कि रियलिटी में वो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हमारा थॉट प्रोसेस, हमारी मेंटेलिटी, हमारा जो अप्रोच है, हमारी जो सोच है, वो उन समस्याओं को खड़ा करती है। तो बच्चों, अगर हम नजारा बदलना चाहते हैं, यानी कि हम वो सारी प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहते हैं, तो हमें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बदलना होगा। इन शॉर्ट, अगर मैं इस बात को समझा दूं तो ये है कि आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो लाइफ हो या आपका सब्जेक्ट हो। तो आपके लिए चीजें थोड़ी आसान और इजी हो जाती हैं। तो बच्चों, इसी मोटिवेशन के साथ, इसी मोटिव के साथ आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर ये एक स्टेटमेंट जरूर मैं आपको देना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, स्मॉल स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन आर बेटर देन द बिग वंस इन द रॉन्ग डायरेक्शन।
यानी कि आप बड़ी-बड़ी छलांगे लगा करके आगे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन यदि आप गलत दिशा में जा रहे हैं बच्चों, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं बच्चों, तो उनसे बेहतर है कि सही दिशा में आप छोटे-छोटे कदम लेकर के चलें। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी दिशा सही होनी चाहिए, आपकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए। इसीलिए तो कहा जाता है ना बच्चों, दैट बिगिनिंग इज़ द हाल्फ डन। यानी कि आपने शुरुआत कर ली है और सही तरीके से करी है, सही दिशा की ओर करी है, तो आपका आधा काम तो वहाँ पर हो जाता है, क्योंकि आप उस काम को करने की शुरुआत तो कम से कम कर चुके हैं, वो करेज दिखा चुके हैं, वो विल दिखा चुके हैं कि हम उस काम को करेंगे और हमने उसकी शुरुआत कर दी है, हम सिर्फ बैठ करके सोच नहीं रहे हैं। तो बच्चे जो अभी तक सिर्फ सोच रहे हैं, प्लान ही कर रहे हैं, कुछ स्टार्ट नहीं किए हैं, तो बच्चों आज से ही आप शुरू हो जाएँ, बिल्कुल भी डिले ना करें, क्योंकि स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रास्ता तो आगे का धीरे-धीरे एक्सप्लोर कर लिया जाता है, लेकिन अगर आप शुरुआत ही नहीं करेंगे, तो आपको आगे की जानकारी नहीं होगी, आगे रास्ते पर नहीं बढ़ पाओगे। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, यू हैव टू एक्ट एंड एक्ट राइट नाउ। ठीक है बच्चों, तो इस बात के साथ में आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और यहाँ पर बात कर रहे हैं यार हम हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट की। तो यहाँ देखो सिंपल सी बात लिखी हुई है, डिफरेंट नॉट डिफिकल्ट, और ये बहुत सही बात है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना बच्चों, नीट की बात कर लें या जेई की बात कर लें हम, ये थोड़े से डिफरेंट एग्जाम होते हैं यार, है ना। डिफिकल्ट इतने नहीं होते जितना कि ये डिफरेंट है, क्योंकि डिफिकल्ट इसलिए लगते हैं क्योंकि अभी तक जो हमारा एजुकेशन सिस्टम चला आता है, जिस तरह से हम हमारे स्कूल की स्टडीज करते हैं, बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, उससे काफी डिफरेंट ये हो जाता है ना। काफी बच्चे आपने देखे होंगे, आपके कोई भैया होंगे बड़े, या आप खुद भी ये एक्सपीरियंस किए होंगे शायद, कि जो बच्चे अपने बोर्ड्स एग्जाम में काफी शानदार मार्क्स लाते हैं, टॉप करते हैं, कई बच्चे इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत अच्छा नहीं कर पाते, है ना। मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर बात को, काफी सारे बच्चे बोर्ड में भी अच्छा करते हैं, डेफिनेटली वो नीट में भी अच्छा करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे, और मैंने बहुत सारे ऐसे देखे यार, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तो बहुत कीनली मैंने ऑब्जर्व किया है बच्चों की मेंटालिटी को, साइकोलॉजी को, तो मुझे ये सारी चीज समझ में आती है, पता लगती है, और कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं। तो वो बच्चे बोर्ड के एग्जाम्स में काफी जबरदस्त करते हैं, काफी शानदार स्कोर करते हैं, लेकिन इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो थोड़ा पीछे रह जाते हैं, या जितना उनका पोटेंशियल है या जितनी उनसे एक्सपेक्टेशंस होती है पेरेंट्स की, टीचर्स की, उतना वो नहीं कर पाते हैं। इसके कुछ कारण होते हैं, क्योंकि वो इस एग्जाम की नब्ज को नहीं पकड़ पाते हैं यार। क्योंकि ये डिफरेंट एग्जाम है, तो इसकी तैयारी भी थोड़ी अलग तरीके से आपको करनी होगी। जिस तरीके से अब तक हम पढ़ते आए हैं, उसी तरीके से अगर पढ़ते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। टू अचीव समथिंग डिफरेंट यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। और डिफरेंट का मतलब ये नहीं कि दुनिया से ही अलग कुछ करने लगे, नहीं बच्चे, इतना भी डिफरेंट नहीं करना है। डिफरेंट जो अब तक जिस तरह से पढ़ते आए थे, उससे थोड़ा सा डिफरेंट हमको करना है। और वो डिफरेंट क्या होगा, किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए, किस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए, उन्हीं सब विषय में आज चर्चा करेंगे। और कुछ मैं आपको छोटे मोटे पॉइंट्स बताऊंगा, जितना भी इस लिमिटेड टाइम में मैं बता सकता हूँ, क्योंकि बच्चों बहुत लंबी ये जर्नी होती है। अभी से हम बात करें तो आप 2022 की बात करें या 23 की, तो आपके पास बहुत लंबा समय है। तो जो सारी टिप्स या जो एडवाइसेस मैं दूंगा, वो आप अभी भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसीलिए ये स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ 2022 और 23 के टारगेट जो कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए। तो बच्चों आपको जो भी चीजें अच्छी लगे, समझ में आए, आप वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, अपनी स्टडी में अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि हर बच्चे के लिए हो सकता है कि कुछ चीज किसी सर्टेन वे में काम करती है, किसी दूसरे के लिए शायद ना करे। लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो मैं यहाँ बताने वाला हूँ, काफी जनरल बातें हैं, बहुत स्पेसिफिक में नहीं जा रहा हूँ, है ना, क्योंकि स्पेसिफिकली आपको अपने हिसाब से चीजें कस्टमाइज करनी होती है। लेकिन बहुत जनरल बातें हैं जो ट्राइड एंड टेस्टेड एंड प्रूवन है। ठीक है, तो इनको आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं, आपका कोई लॉस नहीं होने वाला है। तो बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखो यार, नीट के बारे में बहुत सारी बातें बता करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, कि किस तरह का पैटर्न होता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ऑलरेडी काफी टाइम से आप लोग इस बारे में सोच रहे हैं, प्लानिंग स्टार्ट कर चुके होंगे, तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। लेकिन छोटी छोटी सी बेसिक बातें मैं करूंगा, कि हम जानते हैं कि भैया 4 सेक्शंस यहाँ पर होते हैं हमारे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी और ज़ूलॉजी मिला के बायोलॉजी पूरा बन जाता है ना। 45 क्वेश्चंस होते हैं। अभी रिसेंटली पैटर्न में स्लाइड चेंज आया है, बट डजंट मैटर, इफेक्टिवली वहां पर भी 45 क्वेश्चंस हैं। वहां पर आपको ऑप्शन दिया गया है कि आप 5 क्वेश्चंस, वहां 15 में से 10 क्वेश्चंस करें, 5 आप छोड़ सकते हैं। तो अल्टीमेटली वो 45 के अप्रॉक्स 45 ही वहां पर बन रहा है, तो आप उसी को लेकर के चले। हो सकता है पैटर्न में अगले साल थोड़ा बड़ा कुछ चेंज आए, बट कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आने वाला है ना। तो हमें इसी चीज को फॉलो करना है। तो मोटा मोटी यही मान करके चले कि चारों जो सेक्शंस हैं आपके यहाँ पर, उनमें आपके इक्वल मार्क्स,
अब बच्चों मैं यहाँ पर ये क्यों बात कर रहा हूँ, है ना, ये तो सर आप सबको जानते ही हैं, सबको पता है सर ये बातें क्यों कर रहे हैं आप। देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर ना फील दिलाना चाहता हूँ एक चीज का। देखिए बच्चों क्या होता है, आपके यहाँ पर बन जाते हैं टोटल 720 मार्क्स। कितने बन जाते हैं बेटा? 720 मार्क्स। अब आपको ठीक ठाक सा भी अगर कॉलेज चाहिए ना, तो एटलीस्ट ये 600 तो आपको क्रॉस करना ही पड़ेगा। ये 600 का मार्क आपको ये टाँका क्रॉस करना पड़ेगा यार। तब आप अपने आप को किसी रेस में कंसीडर कर सकते हो कि हाँ भैया यहाँ पर 600 हम ले आए हैं तो कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, है ना। इट इज नॉट गुड इनफ बट इट इज एटलीस्ट कि आप उस रेंज में आ गए हैं, उस लीग में आ गए हैं, ठीक है। और इससे ज्यादा ही चाहिए होते हैं, और अगर आपको एक प्रोमिनेंट कॉलेज चाहिए है तो बट फिर भी 600 में आप अपने आप को लीग में मान सकते हैं। अब ये वाला जो टांका होता है ना यार, ये 550 से 600 के बीच का, ये बड़ा क्रिटिकल होता है। ये बड़ा क्रिटिकल होता है। क्या होता है कि इस रेंज में जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं ना, और मैं ये सारी बातें किस बेसिस पर कर रहा हूँ बेटा, रिजल्ट एनालिसिस और स्टूडेंट से जो बातचीत हुई है उस बेसिस पर मैं कर रहा हूँ, ठीक है बच्चा। तो ये 550 से 600 की रेंज के बीच के जो बच्चे होते हैं काफी सारे, जो इस रेंज में लाई करते हैं, जो कुछ ऊपर भी जा सकते हैं कुछ नीचे भी जा सकते हैं, तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि बायो में और केमिस्ट्री में तो ये अपना मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव कर लेते हैं। यानी कि जितने मार्क्स बायो में खींच सकते हैं इन्होंने खींचे होते हैं, अच्छे स्कोर किए होते हैं, केमिस्ट्री में भी अच्छे स्कोर किए होते हैं, लेकिन फिजिक्स में थोड़ा सा लैग कर जाते हैं। यार देखो यार, ये जनरल सी बात है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो बायो ले रहे हैं, ऑप्ट कर रहे हैं अपने 11th में 12th में, तो उनका क्या होता है, थोड़ा मैथ्स में कम मन लगता है या मजा कम आता है उन्हें, या वो उतना प्रैक्टिस में मजा नहीं आता, या अच्छा नहीं लगता है, या डर लगता है, कोई भी रीजन हो सकता है ना। तो डेफिनेटली कि मैथ्स उनकी प्रायोरिटी नहीं होता है, दैट्स व्हाई दे हैव ऑप्टेड फॉर द बायोलॉजी, ठीक है बच्चा। तो फिजिक्स जो होता है ना, उसका जो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है वो मैथमेटिक्स। तो ये सीधा सीधा एक रिलेशन बन जाता है यहाँ पर कि किस वजह से ये फिजिक्स सब्जेक्ट बड़ा क्रिटिकल हो जाता है, स्पेशली नीट के एस्पिरेंट्स के लिए। तो उसी चीज को एड्रेस करने की मैं बात कर रहा हूँ। तो बच्चों ये जो इस रेंज में जो बच्चे लाई करते हैं ना, कि थोड़ा सा और हो जाए तो एक बहुत शानदार रिजल्ट हो जाता है, और थोड़ा सा कम रह जाए तो बस अरे यार थोड़ा सा रह गया। तो वो जो मिस करने वाली बात होती है ना कि यार शिट, बस इतना सा और हो जाता तो काम हो जाता, तो उसमें फिजिक्स आपका एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए फिजिक्स के बारे में यहाँ पर एम्फसाइज में थोड़ा सा कर रहा हूँ। तो आपको फिजिक्स का जो डर है, फिजिक्स का जो भूत है, वो भगाना जरूरी है। फिजिक्स में कॉन्फिडेंस और कंफर्ट जोन लाना जरूरी है। उसी के लिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, उसी के बारे में ये सेशन है। तो चलिए आगे फॉलो करते रहिए, लास्ट तक देखिए, आपको काफी सारी इंपॉर्टेंट बातें जानने को मिलेंगी। अब देखिए, कोई सा भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करें, और मैं फोकस में नीट को रख रहा हूँ स्पेशली, ठीक है। तो एक बेसिक स्ट्रेटेजी होती है, एक बेसिक साइकिल होता है, इसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना, मोटा मोटी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो होता है कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो कॉन्सेप्ट्स हमारे दिमाग में बैठने चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए। तो पहला काम तो हमारा ये होता है कि हमने कॉन्सेप्ट समझना है अच्छे से। कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपने दूसरा काम उसका करना होता है कि एप्लीकेशंस की प्रैक्टिस करनी होगी। एप्लीकेशन बोले तो न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चंस, ठीक है ना, एमसीक्यूज, ये जो भी हमारे रेस्पेक्टिव एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग होते हैं, उनकी प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है भैया। चलो सर, प्रैक्टिस हो रही है एप्लीकेशन की, कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया, लेकिन जब आप अप्लाई करोगे कॉन्सेप्ट्स को, तो आपको बहुत सारी चीजें जो है रियलाइज होंगी। आपको पता चलेगा कि यार ये कॉन्सेप्ट जिस तरीके से मैंने पकड़ा था ना, वैसे तो नहीं है, इसमें कुछ और भी बात है जो मुझसे मिस हो गई है, या शायद समझ नहीं आया, या बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको समझ नहीं आएंगे, तो बहुत सारे डाउट्स माइंड में क्रिएट होंगे। क्योंकि जब क्लास में हम पढ़ते हैं, बढ़िया टीचर, शानदार टीचर हमको पढ़ाते हैं, तो वो हमको एक तरह से वेव पे फ्लो करवाते हैं, ठीक है। यानी कि हम उनके साथ फ्लो कर रहे होते हैं, हमको बढ़िया फीलिंग आती है, सारी चीजें चमकती रहती हैं, सब बढ़िया से समझ में आ रहा होता है, और वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब हम अप्लाई करते हैं, तो काफी सारी चीजों को हम जब पर्सनली रियलाइज करते हैं, तो हमें काफी लैग्स नजर आते हैं, तो फिर डाउट्स क्रिएट होते हैं उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को लेकर के, या किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स को लेकर के। तब हमें क्या करना होता है, तब हमें वो डाउट्स एड्रेस करने होते हैं वापस। अगर कॉन्सेप्चुअल डाउट्स है तो कॉन्सेप्ट पर जाना होता है, सिर्फ न्यूमेरिकल में डाउट है तो उन्हें एड्रेस करना होता है, और फिर कॉन्सेप्ट के बाद फिर से उस एप्लीकेशन को देखना होता है, और अगर कोई डाउट है तो फिर से रेक्टिफाई करना होता है। यानी कि आपको हर टॉपिक, हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट के लिए पूरा साइकिल कंप्लीट करना होता है। ये पूरा साइकिल कंप्लीट करना होता है, और ये साइकिल अगर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप मान लीजिए कि आपका वो टॉपिक, वो चैप्टर, वो सब्जेक्ट 100% कवर नहीं हुआ है, और वो कहीं ना कहीं आपको तकलीफ देगा एग्जाम में। हो सकता है आप अच्छा स्कोर कर लें, लेकिन जो आपके एक्सपेक्टेशंस हैं कि यार सब कुछ हमें अच्छे से करना है, उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी।
ठीक है बच्चों। तो ये साइकिल बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बेसिक बात है मैं कर रहा हूँ ना, ऐसा नहीं कि कोई रॉकेट साइंस बता रहे सर, कोई जादू बता देंगे, नहीं भैया, वो कुछ होता भी नहीं है। और जो बताता है वो बेवकूफ बनाता है, वो मूर्ख बना रहा है आपको। ठीक है, कि आ जाओ ऐसे ऐसे कर लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं। इट इज अ प्रोसेस। आप किसी भी टारगेट को अचीव करना चाह रहे हैं, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक नीट एंड जेई, तो ये एक प्रोसेस है बच्चे, ये पूरा प्रोसेस है। ये प्रोसेस जब तक आपका कंप्लीट नहीं होगा, आप उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है बेटा जी, तो ये साइकिल हो गई, ये साइकिल बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप मोटा मोटी ध्यान में रखिए। अब इस साइकिल को पूरा करने के लिए कुछ एडवाइसेस, कुछ टिप्स और कुछ सलाह मैं आपको देना चाहूंगा, जो आपको फॉलो करनी चाहिए थ्रू आउट योर जर्नी। ठीक है, कुछ एक दिन की बात नहीं, 2 दिन की बात नहीं, जब तक आपकी तैयारी चल रही है, 1 साल 2 साल, है ना, 22 और 23। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको पूरे टाइम ये चीजें फॉलो करनी होंगी, शुरू से लेकर के आखिर तक, तब आपको ये चीजें फायदा देंगी, बेनिफिट देगी। तो बच्चों, बात कर रहे हैं नीट 22 और 23 के लिए, पहले ही मैं बता चुका हूं, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहली जो मैंने बात की थी, जो साइकिल में हमारे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आया था, वो आया था कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बहुत जरूरी है। क्या है सर मतलब आपका कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी से, तो सभी बोलते हैं, है ना, आप क्या नया बता रहे हो यहाँ पर। देखिए, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी से मतलब ये है कि आपको किसी भी टॉपिक में ना कॉन्फिडेंस आए। आप ये एक्सेप्ट कर लें कि भैया जो किताब में लिखा हुआ है, जो बताया जा रहा है, वो मेरे को रिलेट होता है, मेरे दिमाग में बात जाती है और मैं रियलाइज कर पाता हूँ कि हाँ यार, ये सही है। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर कैसे होते हैं? रिलेशंस जब आपके क्लियर होते हैं। रिलेशंस क्या बोल रहे हो सर, पता नहीं क्या क्या बोले जाए। सुनो मेरी बात। देखो बच्चों, क्या होता है कि अगर आप आम जिंदगी की बात करें, अपनी रियल लाइफ की बात करें, तो वहां पर भी, सामाजिक जीवन में भी व्यवहार और संबंधों का बड़ा महत्व है, रिलेशंस का बड़ा महत्व है। जैसे हम बात करें अपने फ्रेंड्स की, फैमिलीज की, ठीक है, दोस्तों की, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप की, तो ये जो रिलेशंस होते हैं ना, जितने अच्छे रिलेशन आपके होंगे, उतना बढ़िया लाइफ आपका गुजरेगा। इसी तरह से फिजिक्स काम करता है, सब्जेक्ट काम करता है। यहाँ पर भी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज में रिलेशंस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में रिलेशन होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में रिलेशन होते हैं। तो जब आपके ये रिलेशंस क्लियर होंगे, आप रिलेट कर पाएंगे कि भैया स्ट्रेट लाइन मोशन को मैं हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन से कैसे रिलेट कर सकता हूँ, स्ट्रेट लाइन मोशन को मैं सर्कुलर मोशन से कैसे रिलेट कर सकता हूँ, मैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से कैसे रिलेट कर सकता हूँ, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड से कैसे रिलेट कर सकता हूँ, क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिफरेंस है, क्या उनके बीच का कनेक्टिंग लिंक है। तो इस तरीके से जब आप सब्जेक्ट को डील करते हैं, तो सब्जेक्ट आसान हो जाता है, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस होता है। उस पहाड़ जैसे सिलेबस को देखते हैं तो हमारी हालत खराब हो जाती है, लेकिन जब हम रिलेशन बनाते हुए चलते हैं, सब चीजों को साथ लेते हुए चलते हैं, तो हम अपना नजरिया बदल देते हैं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ब्रॉड कर लेते हैं। जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि नजरिया बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे, तो हमें वो चीजें आसान नजर आने लगती है। तो यही काम हमें करना होता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है बच्चों। क्वांटिटीज के बीच में, टॉपिक्स के बीच में रिलेशन बनाना बहुत जरूरी है, और वो रिलेशन आपने ध्यान रखने होते हैं। ठीक है बच्चों, तो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी इज अ मस्ट, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं होगी, किसी भी टॉपिक में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो आप एप्लीकेशन तो भूल ही जाओ। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला आपने रट लिया, कोई एक दो चीजें लाइनें याद कर ली, सिर्फ उसके बेसिस पर आप जा रहे हो इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तो बच्चों आप बहुत गलती कर रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो यार, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। और ये जो गेम होता है ना यार, ट्रिक्स वाला, कि इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है, उसकी शॉर्ट ट्रिक ये है, मैं आपको बता दूं बच्चों, और आगे जब काफी सारे लेक्चर्स होंगे, काफी सारी बातें होंगी, तो बहुत सारी बातें और बताऊंगा। यहाँ समय कम है, बहुत सारी चीजें बताने को है, तो थोड़ा सा मैं शॉर्ट में सारी चीजें बता रहा हूँ। तो भैया जो ट्रिक्स वाला गेम होता है ना यार, ट्रिक्स कुछ नहीं होते, ट्रिक्स रिजल्ट्स होते हैं और ऑब्जर्वेशन होते हैं। तो आपकी जितनी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी ना, आपको क्वांटिटीज के बीच में, है ना, किसी भी क्वेश्चन से क्या रिजल्ट आया, उनके रिलेशंस पता चलेंगे, आप बिहाइंड द सीन्स देख पाओगे यार, है ना, बिटवीन द लाइंस आप रीड कर पाओगे कि भैया ये लिखा है, फिर इसके बाद ये लिखा है, इसका क्या लॉजिक है, ये कंडीशन थी तो ये रिजल्ट आया, तो वो अपने आप में शॉर्ट ट्रिक बन जाता है, यानी कि तुम खुद अपनी कई सारी शॉर्ट ट्रिक्स बना सकते हो। ठीक है बेटा जी, शॉर्ट ट्रिक की कोई अलग से ऐसा थोड़ी होता है कि भाई एक कोई मेथड बुक है कि यार ये फॉलो कर लो तो इससे शॉर्ट ट्रिक बनती है, नहीं। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, टीचर्स आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, क्यों? क्योंकि वो काफी सारा एक्सपीरियंस लेकर के आते हैं, उनको बहुत कंसेप्चुअल क्लियरिटी होती है, काफी उन्होंने प्रैक्टिस किए होते हैं, हजारों तरह के सवाल लगाए होते हैं, तो उनको पता होता है कि यार ये कंडीशंस आती है तो ये रिजल्ट आता है। तो दिस इज नथिंग बट जस्ट ऑब्जर्वेशन।
ठीक है, और ऑब्जर्वेशन लगता है कंडीशंस के साथ, और अगर कंडीशंस आपको क्लियर हैं यानी कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तभी आप उन ट्रिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। वरना मैं अगर आपका एक लेक्चर ले लूं, आपको ट्रिक्स ही ट्रिक्स बता दूं, फिर भी बच्चों ऐसा नहीं है कि आप सभी तरह के क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है ना। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन आया तो हो जाएगा, अदरवाइज फंस जाओगे अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। तो बेटा ये दिमाग में बिठा लो कि बिना कॉन्सेप्ट क्लियर किए, बिना समझे, और जब तक आपको चमकेगा नहीं ना बेटा, तब तक कुछ नहीं होगा। ये चमकना क्या होता है सर? ये चमकना क्या होता है सर? बेटा कोटा में ये वर्ड चलता है चमक, ठीक है, मैं कोटा से ही हूँ और कोटा में मैंने पढ़ाया है, मैं खुद भी कोटा के इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा हूँ। तो ये बड़ा सिंपल सा वर्ड है चमकना, ये बड़ा फेमस है। इसका क्या माने होते हैं, इसका क्या सेंस होता है? देखो क्या होता है, कई बार आप कोई मूवी देख रहे होते हैं या कोई भी चीज है, या पढ़ रहे होते हैं, कुछ भी चीज है, तो कई बार आपको वो चीज या कॉन्सेप्ट या बात उस बारे में पहले बता दी जाती है, लेकिन अचानक से हो सकता है बाद में उस बारे में आप सोच रहे हो, आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, या कुछ आपने देखा या पढ़ा या सुना, तो अचानक से आपको कुछ रियलाइजेशन होता है, अरे यार अच्छा, इसका मतलब ये होता है, अच्छा ये इसलिए हुआ, अच्छा इसमें ऐसा होने वाला है। तो ये जो अच्छा वाली जो फीलिंग है ना, इसे चमकना कहते हैं बच्चों। तो ये चमकना चाहिए हर टॉपिक में, हर कॉन्सेप्ट में। जब तक ये चमकेगा नहीं, तब तक मजा नहीं आएगा। तो चलो बच्चों, ये क्लियर हो जाता है आपको कि कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं यार, जल्दी जल्दी बात करते हैं ना, काफी टाइम में ले रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको ये चीजें एक्सप्लेन करने में बड़ा मजा आता है। मैं चाहता हूँ कि आपको अच्छे से सारी बात समझ आए, ठीक है ना। फिर आते हैं नोट्स। अब नोट्स का क्या है बेटा, नोट्स आपका सबसे बड़ा हथियार है। ये स्टूडेंट का सबसे बड़ा हथियार होता है नोट्स, स्पेशली इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्योंकि सिलेबस होता ही है बड़ा, इतना बड़ा सिलेबस है। अब हर चीज आप रिटेन कर नहीं सकते। जैसे मैं कहा ना आपको कि चमका, तो आपको कुछ चीज चमकी, तो वो जिस तरीके से किसी एक सर्टेन मोमेंट पर रियलाइज हुई है ना बच्चों, जरूरी नहीं है कि आपको वो पूरे टाइम जब तक आपका एग्जाम आता है उसी तरह का रियलाइजेशन मेंटेन रहे, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो इसी तरह से काम करता है कि हम 100% सारी बात, सारी चीजें रिटेन नहीं कर पाते हैं। हमारा जो रिटेंशन होता है वो इतना ज्यादा नहीं होता है। तो इसके लिए हमारे काम आते हैं नोट्स। अब नोट्स कैसे बनाने होते हैं? देखो, सब बच्चों का नोट्स बनाने का अपना अपना तरीका है, सभी टीचर्स भी अलग अलग तरीके से एडवाइस करते हैं। और यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली बता दूं आपको, मैं बायोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस जो है, मेरा जो मानना है क्या है, आपको नोट्स किस तरह से बनाने चाहिए। सबसे पहले तो बच्चों, आपको नोट्स बनाने हैं, इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको इमोशनल नहीं होना है नोट्स को लेकर के, ठीक है ना। क्या है सर इसका मतलब इमोशनल नहीं होना है? इमोशनल होने का मतलब ये है कि कुछ बच्चे क्या होते हैं, नोट्स को लेके बड़े इमोशनल और पॉजिटिव टाइप के हो जाते हैं। मतलब वो नोट्स ऐसे बना रहे होते हैं जैसे उन्हें किताब लिखनी है ना, किताब छापनी होगी, है ना। तो इतनी तरीके से बहुत भयंकर उसमें टाइम वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं, है ना। 7-5 कलर के रंग ले लिए, अलग अलग कलर से जो है राइटिंग हो रही है, बहुत जमा जमा के लिख रहे हैं। पहले जो है क्लास जब वो पढ़ रहे हैं, चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो या ऑफलाइन, तो क्लास नोट्स अलग बनाए, रफ में बना लिए, जल्दी जल्दी टीचर बता रहे हैं, फिर घर आकर के हम 1 घंटा बैठ करके, 2 घंटा बैठ करके फिर उन्हें शेयर कर रहे हैं। बेटा ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। तो सर क्या ऐसे ही बना ले नोट्स कचरा से? नहीं बच्चों, नोट्स की अगर मैं क्वालिटी की बात करूं, क्लियरिटी, ठीक है, उसके हिसाब से, तो क्लियरिटी तो आपको मेंटेन करनी है, क्लियरिटी आपको मेंटेन करनी है, और नोट्स इस तरीके से बनाने हैं कि एटलीस्ट आप समझ पाए। देखिए, आप नोट्स बनाते समय ना एक चीज ध्यान रखिए कि ये नोट्स कौन पढ़ेगा, ये नोट्स कौन पढ़ेगा। यहाँ पर क्लासरूम का काम वैसा नहीं हो रहा है स्कूल वाला कि भैया आपकी क्लास नोटबुक चेक होगी, उसके मार्क्स मिलेंगे, नहीं, इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज, यहाँ पर नोट्स किसके काम आएंगे? आपके काम आएंगे। तो नोट्स ऐसे बनाओ जैसे तुम्हें चाहिए, समझ रहे हो मेरी बात। नोट्स ऐसे बनाओ जैसे तुम्हें एग्जाम के टाइम पे काम आएंगे, टेस्ट के टाइम पे काम आएंगे, जिससे आसानी से रिवाइज कर सको। तो नोट्स आपको कैसे बनाने हैं बच्चों, ये मान लीजिए आपका पेज है, ठीक है। तो नोट्स में आपको क्या करना है कि कोई एक छोटा टॉपिक लिखा आपने ना, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर डिफाइन किया, तो इसके नोट्स अपन लिख रहे हैं, ठीक है। नोट्स लिख लिए, फिर उसके बाद जो भी पेज बच गया है ना उसको छोड़, फिर नेक्स्ट पेज पे लिखो, और वन साइड में लिखना है, ठीक है। जैसे ये हमने, एक लीफ होता है पेपर का, एक लीफ होता है, जैसे ये है कि ये साइड में लिखा, तो इसका जो दूसरा साइड है, जैसे ये लिखा हुआ है, ये वाला साइड आपने ब्लैंक छोड़ा, ठीक है, ये वाला साइड ब्लैंक छोड़ना है। इस तरह से आपने लिखना है। A4 ले सकते हो, लाइनिंग वाले ले सकते हो, जैसे मर्जी वैसे पेपर ले सकते हो आप, अप टू यू, ठीक है। और नोट्स आपने कोशिश करनी है कि क्लास के दौरान ही बनाए, क्लास के दौरान ही बनाए। वो क्लास वर्क, होमवर्क वाला हिसाब नहीं रखो कि घर जा करके, यानी कि हम आफ्टर द क्लास हम उसको फेयर करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। कोशिश ये हो कि क्लास के दौरान ही नोट्स बन जाएं। हाँ, ये आप कर सकते हैं कि ये जो हमने जगह छोड़ी है, पेज छोड़े हैं, ये क्यों छोड़े हैं, क्योंकि इनमें काफी सारी चीजें आपको ऐड करनी रहेंगी।
ठीक है, काफी सारी चीजें ऐड करनी रहेगी, क्योंकि एक चैप्टर जब आप पहली बार पढ़ते हो उसके बाद आप काफी सारे क्वेश्चंस देखते हो, काफी सारी चीजें और पढ़ते हो, कहीं से ट्रिक मिल गई या आपने खुद ने डेवलप कर ली, तो ये सब भी आपको उसी जगह लिखने हैं। कंपाइलेशन जबरदस्त होना चाहिए, एक ही जगह पर सारी चीजें होनी चाहिए, उसे नोट्स कहते हैं बच्चों। तभी नोट्स का फायदा है, अलग अलग नहीं होना चाहिए, सब सीक्वेंस में होना चाहिए, टॉपिक वाइज होना चाहिए। आपने जो है टाइटल ढंग से लिखने हैं, हर चीज का टाइटल लिखना है। जो मैं कह रहा हूं ना कि आपको बहुत सारे कलर यूज नहीं करने, लेकिन एक दो तो कर सकते हो ना, कि भाई रेड से टाइटल लिख लिया, ब्लैक से हम पूरा थियरी लिख रहे हैं, कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं, ठीक है। हाईलाइट कर सकते हो आप, हाईलाइटर ले लो, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उन्हें जरूर हाईलाइट करें बच्चे। कीवर्ड्स हो गए, फॉर्मुलाज हो गए। अब क्या होता है, बहुत सारी बार टीचर्स जो होते हैं, बढ़िया फैकल्टीज जो होते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ एक लाइन बोलते हैं। वो बोलते हैं कि बेटा जब आपको ऐसा ऐसा दिखे, है ना, तो ये वाला काम कर लेना, ठीक है। इस तरह की कुछ लाइंस बोलते हैं, है ना। इस तरह की लाइंस और इंपॉर्टेंट चीजें जो होती है, आपको क्या करना है, पेपर में ऊपर जो मार्जिन होता है, ये मार्जिन यहाँ पे लिख लेना है, यहाँ पे लिख लेना है, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज हो, है ना, जो आपको लग रहा है कि यार ये फॉर्मूला बहुत डिफिकल्ट है, मैं भूल जाऊंगा या भूल जाता हूँ या मुझे याद नहीं है, या ये एक जबरदस्त बात सर ने कह दी है, मार्जिन में लिख लो। और एक चीज और ध्यान रखो, बच्चे जैसे मैंने बताया ना, बड़े इमोशनल होते हैं नोट्स को लेके। इंग्लिश में नोट्स बन रहे हैं तो इंग्लिश में ही लिखेंगे, भैया जरूरी नहीं है। आप उस भाषा में लिखो, उस तरीके से लिखो जैसे आपको समझ में आता है, जैसे आपको समझ में। और लैंग्वेज को लेके बड़ा पॉजिटिव नहीं होना है। आपको लगता है कि कोई चीज है, आप उसको हिंदी में लिखेंगे, सिंपल भाषा में लिखेंगे तो बहुत आसान रहेगा समझना, तो उसी भाषा में लिख दो ना। ऐसे मार्जिन बना के, ब्लॉक बना करके इसमें लिख दिया, अपन ने हिंदी में लिख दिया कि भैया अगर यहाँ पर पुली मासलेस है तो ऐसा करना है, स्ट्रिंग मासलेस है तो ऐसा करना है, ऐसा लिख दो। उससे क्या होता है, एक तो हमारा अटेंशन जाता है। जब भी हम नोट्स पलटेंगे, मान लो कभी कभी, है ना, किसी जमाने में हमने पुरानी नोट्स उठा करके देखे, तो वहां पर वो सीधा चमकेगा आपको और सीधा हिट करेगा, आपको सारी चीज वापस याद आ जाएगी, ठीक है ना बच्चों। तो बिल्कुल ही मोनोटोनस नोट्स नहीं होने चाहिए। आप उनमें अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, सिंबल्स बना करके लिख सकते हैं, जैसे आपको लगता है कि इससे आसानी से समझ में आएगा और याद रहेगा, तो वैसे आप लिखें बच्चों, ठीक है। तो ये नोट्स बनाने का तरीका होता है, यानी कि नोट्स आपकी रिक्वायरमेंट को केटर करने चाहिए। नोट्स ऐसे नहीं होने चाहिए कि मुझे किसी को दिखाने हैं यार, कि मैं किसी को दिखाऊं तो कोई तारीफ करे कि वाह 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 क्या नोट्स बनाए। नोट्स ऐसे होने चाहिए कि मुझे पता हो कि मैंने यहाँ ये मार्क किया, इसका मतलब ये है, ठीक है, और ये मैं शॉर्ट में लिखना चाहता हूँ, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। ये चीज जो है मैंने डिटेल में लिखनी है, ये डिटेल में लिख दी। ये चीज सर ने सिर्फ बोल के बताई थी, लिखवाई नहीं थी, नोट्स में नहीं थी, तो मैंने लिख ली क्योंकि मुझे इस लाइन से समझ में आया, तो वो लाइन लिख ली सर की, चाहे वो हिंदी में बोले या किसी भी रीजनल लैंग्वेज में, जिस भी लैंग्वेज में आप समझते हैं, या आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी लिख सकते हो, है ना। किसी भी टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। हाँ, बाकी जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं ना भाई, वो तो वही रहेंगे, वो तो चेंज होंगे नहीं, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में वही आएंगे, ठीक है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं बायोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ये जो एडवाइस मैं दे रहा हूँ फिजिक्स के लिए दे रहा हूँ, कुछ आ मत जाना नीचे कमेंट सेक्शन में, और ऐसा थोड़ी होता है, बायो में तो ऐसा होता है, वो अलग सिस्टम बेटा, मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है मेरा बच्चा। क्योंकि फिजिक्स में आपसे डेफिनेशन तो नहीं पूछेगा ना कि डेफिनेशन लिखो, मैंने कहा ना बोर्ड एग्जाम नहीं है ये नीट का एग्जाम है, तो उसी हिसाब से आपने तैयारी करनी है। हर चीज इस तरीके से रिलेट हो कि आपके क्वेश्चन बने, मेन टारगेट है क्वेश्चन बनाना, आगे भी आता हूँ उस बात पे। और नोट्स नोट्स आपने बना लिए, अब इसके बाद आपने क्या करना होता है कि जो भी चैप्टर आपका खत्म हो गया उसके बाद कोशिश करें कि उसके आप शॉर्ट नोट्स बनाएं। क्या बनाएं? शॉर्ट नोट्स बनाएं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में क्या होगा, शॉर्ट नोट्स में वही इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, कुछ एक इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट होंगे, है ना, पूरा डिटेल नहीं लिखना है। मान लो कि पूरा एक चैप्टर है, उसका आपने एक पेज में नोट बनाना है, ठीक है। डायग्राम से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, मैप बना सकते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, काफी सारे तरीके, आगे जब हम लेक्चर्स लेंगे उस दौरान भी मैं बताऊंगा। तो शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं, फॉर्मूला लिख लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लिए, एटलीस्ट ये तो करने हैं आप। और ये साथ के साथ चलेगा, चैप्टर खत्म हुआ ये काम करना है तो, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, नोट्स हमारे बन ही रहे हैं साथ साथ, लेकिन लेकिन क्या ये इनफ है, क्या ये सफिशिएंट है? बच्चों देखो यार, आप का भी ये प्रॉब्लम होगा, और मैंने जितने भी बच्चे पढ़ाए हैं ना, सारे आईआईटी और नीट के बच्चों का सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है कि सर समझ में आ गया, क्वेश्चन नहीं बन रहे। आपको इसके बारे में थोड़ा और जानना है तो मेरा एक वीडियो है, आप जाकर के देख सकते हैं इसी चैनल पर, समझ में आया क्या, उसका टाइटल है। तो वहां पर मैंने बताया कि किस तरह से हमें चीजें और कॉन्सेप्ट समझ आते हैं और उनके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, तो वो आप देख लो यार, उससे थोड़ा सा आपको एक क्लियरिटी आएगी। फिलहाल यहाँ बात करते हैं, तो हमें प्रैक्टिस करनी है,
किस चीज की प्रैक्टिस करनी है सर? भैया जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे उनके एप्लीकेशन की। और हमारे लिए एप्लीकेशन क्या है मेरा बच्चे? क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, एमसीक्यूज। तो हमें यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है भर भर के, किस चीज की? क्वेश्चंस की। और क्वेश्चंस की जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना बच्चों, तो क्वेश्चंस का लेवल आपके एग्जामिनेशन लेवल से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, थोड़ा सा ही ऊपर होना चाहिए। इसको लेकर के भी आपने इमोशनल या इगोइस्टिक नहीं होना है। बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि यार ये वाला चैप्टर तो मुझे जबरदस्त समझ में आ गया, अब इसके तो सारे क्वेश्चन उड़ा दूंगा, इरोडो उठा लेते हैं यार। हैं? अरे बेटा इरोडो क्यों कर रहे हो यार? तुम नीट का एग्जाम दे रहे हो, आईआईटी एडवांस थोड़ी ना जा रहे हो, है ना? तो आप इरोडो कर लो, अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन नहीं करना चाहिए क्योंकि इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास। अगर उतना ही टाइम तुम नीट के लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने में लगाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चन तो तुमको देखे हुए मिल जाएंगे नीट में। ठीक है, तो आपने क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करने हैं अच्छे से, और आइडिया लेना है कि भैया नीट का क्या लेवल है, तो आपने प्रैक्टिस करनी है उसी लेवल के क्वेश्चंस की। बहुत हैवी क्वेश्चंस नहीं करने हैं, बहुत इजी भी नहीं करने। जेई मेंस तक आप जा सकते हो ना, जेई मेंस के लगाओगे बहुत कंफर्टेबल है, सारा कुछ कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, जेई मेंस का लेवल बहुत सही है। जेई मेंस के जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी कुछ आ जाते हैं, ट्रिकी फंस जाते हैं, पर ठीक है उतना तो हमें आना ही चाहिए, तो वहां तक आप जा सकते हो, एडवांस तक नहीं जाना, इरोडो विरोडो नहीं लगानी। अब प्रैक्टिस करने का क्या तरीका होता है? प्रैक्टिस करने का ये तरीका होता है कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, आपका एक टॉपिक हो गया, आज की क्लास हो गई, उसके बाद आपने क्या करना है, सॉल्व एग्जांपल्स देखो पहले, है ना, फील करो उनको, फिर उन सॉल्व एग्जांपल्स को बिना देखे सॉल्व करो, फिर टेस्ट एक्सरसाइज, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस जो है उन्हें लगाओ। और आपको क्या करना है, बहुत सारी किताबें नहीं इकट्ठी कर लेनी। बच्चे बहुत सारी किताबें इकट्ठी कर लेते, कलेक्ट कर लेते, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं है। आपको दुकान नहीं खोलनी है बच्चों, आपको दुकान नहीं खोलनी है। आपको क्या करना है, आपको कोई एक मटेरियल फॉलो करना है। आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, चाहे मेरा बैच ज्वाइन कर रखा है आपने या कहीं और भी पढ़ रहे हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट को फॉलो कर रहे हैं, वहां पर से जो मटेरियल मिला है आप उसको फॉलो करें। एक ही मटेरियल फॉलो करें आप और उसको कंप्लीट कर लें। जब आप कंप्लीट कर लें और आपको चाहिए कि यार और प्रैक्टिस चाहिए मुझे, ये तो मैंने सब निपटा दिया, देन यू गो फॉर द नेक्स्ट वन। तब आप दूसरी बुक की तरफ या एक्स्ट्रा मटेरियल की तरफ जाते हैं बच्चों। ठीक है, और एक कॉमन ही चीज फॉलो करो यार, बहुत सारी नहीं करनी है अपने को, है ना। हर किसी ने, जैसे कोई बच्चा एचसीवी कर रहा है सॉल्व, कोई बच्चा डीसी पांडे कर रहा है, कोई बच्चा कोई अरिहंत की बुक सॉल्व कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, कोई इरोडो भी कर रहे हैं जेई वाले। ठीक है, तो आप सबको देख देख करके मत करो काम, आप अपने हिसाब से करो, अपनी पेस के हिसाब से करो। अब मेरी एडवाइस क्या है बुक्स को लेकर के, कि कौन सी बुक, अगर हम बुक फॉलो करना चाहें तो कौन सी बुक प्रैक्टिस के लिए चाहिए सर? तो बेटा देखो, एचसीवी बुक के नाम पे आपने एचसीवी तो एक तो रख लेनी है। ठीक है, क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट्स के लिए बहुत जबरदस्त है, कॉन्सेप्ट्स के लिए, और ये एक बार में नहीं चमकेगी, आप एक बार में नहीं चमकेगी। आप कॉन्सेप्ट पढ़ लें, आपके टीचर ने पढ़ा दिया है, मुझसे पढ़ रहे हैं तो मैंने पढ़ा दिया, उसके बाद आप एचसीवी को रीड करें एक बार, और एचसीवी के जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं ना उनको पकड़ें। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो सारे नहीं करने हैं। ठीक है, जो इनिशियल एक्सरसाइजेस है वो आप कर लें, लास्ट तक ना जाएं, वो आपका बहुत टाइम कंज्यूम कर लेगा। उसके बाद क्या है, आप एक कोई सी भी बुक ले लें, मैं नाम नहीं ले रहा हूं अभी, इसका अलग सेशन रख लेंगे, तो कोई सी भी एक बुक ले लें, वो बुक लें जिसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हो, टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो, है ना, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हो, है ना, कैटेगरी इस तरह की बनी हुई है, टाइप ऑफ क्वेश्चन हो, और उसमें भी लेवल्स हो। ठीक है ना, लेवल होते हैं ना, लेवल 1 हो गया, लेवल 2 हो गया, इस तरह के उसमें लेवल्स हो क्वेश्चंस के। ठीक है, और साथ ही साथ उसमें सॉल्यूशंस भी हो, आंसर के साथ साथ सॉल्यूशंस भी हो। ठीक है, सॉल्यूशन क्यों बोल रहा हूं बच्चों, ऐसा नहीं कि देख सॉल्यूशन देखने हैं आपको, नहीं, आप जब क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो आप क्या है, एक लिमिटेड टाइम सेट कर लें अपना, कि भैया इतने टाइम में मुझे इतने क्वेश्चन करने हैं, नीट का जो टाइम पीरियड होता है उसके हिसाब से, है ना। टाइम बाउंड प्रैक्टिस हमेशा करनी है, ध्यान रखें, टाइम बाउंड प्रैक्टिस आपने करने की कोशिश करनी है, डे इन डे आउट। ये आपने अगर कर लिया ना बच्चों, तो यूं मानो कि आप कंपटीशन में वैसे ही आगे निकल के आपकी रैंक वैसे ही थोड़ी सी बढ़ जाएगी, जो भी आप स्कोर करने वाले होंगे उससे कुछ एक्स्ट्रा आप हमेशा स्कोर करेंगे, अगर टाइम बाउंड मैनर में आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। सिर्फ टेस्ट में नहीं, सिर्फ टेस्ट में नहीं कह रहा, टेस्ट में तो करना ही, डेली भी आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे आपने 20 क्वेश्चन लगाने हैं तो 20 क्वेश्चन के लिए आपने आपने 30 मिनट रखने हैं, 40 मिनट रखने हैं, है ना, जितना भी रखना है। आप स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा टाइम ले लो, डजंट मैटर, लेकिन लिमिटेड टाइम में करो, उससे एक अप्रोच डेवलप होगी, आपकी एक मानसिकता बनेगी कि कैसे मैंने क्वेश्चंस को टैकल करना है, कैसे टफ क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने हैं, और कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये हो गया बात, है ना, लेवल हो उसमें, और सॉल्यूशन हो। सॉल्यूशन इसलिए क्योंकि हो सकता है कि हर बार आपको डाउट सॉल्व करने के लिए टीचर्स, फैकल्टीज या इंस्टीट्यूट से हेल्प ना मिल पाए, है ना, बिकॉज रियलिस्टिक प्रॉब्लम है ना, होता है ऐसा।
और आप कभी आधी रात में सॉल्व कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो कोई चीज आपके लिए अटकनी नहीं चाहिए, कोई क्वेश्चन अटकना नहीं चाहिए, फंसना नहीं चाहिए, तो उसका सॉल्यूशन जरूर होना चाहिए ताकि हम सॉल्यूशन देख लें। क्योंकि कुछ बुक्स ऐसी आती है उसमें बड़ी मिस्टेक्स होती है, एरर्स भी होती है, ठीक है। एक बुक है उसका तो नाम ही एररलेस है, लेकिन उसमें बड़ी एरर्स है, ठीक है। तो इस तरह की काफी बुक्स होती है, तो उनमें क्या होता है कि क्वेश्चन में मिस्टेक और हम उलझे हुए हैं, हमारे कॉन्सेप्ट पर हम डाउट कर रहे हैं कि यार मैंने तो ऐसा सीखा था, इसका आंसर ये दिया हुआ है। तो अगर सॉल्यूशन होगा तो वो चीज वेरीफाई हो सकती है। तो सॉल्यूशन वाली बुक कंसीडर करें, प्रेफर करें। लेवल वाइज उसमें होने चाहिए ताकि हम हमारी प्रैक्टिस को जज कर सकें कि भैया फर्स्ट लेवल के मैं कर पा रहा हूँ, सेकंड लेवल में इतनी दिक्कत आ रही है, डिफिकल्टी लेवल और बढ़ा तो मुझे ये समस्या आ रही है, ठीक है। मिक्स होंगे क्वेश्चन तो आप उस तरीके से अपने आप को जज नहीं कर पाएंगे, अपनी तैयारी को बूस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये जरूरी है प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस में आपने PYQ जरूर करना है, अलग से बुक्स भी आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, और मेरे साथ आप पढ़ोगे तो मैं तो करवाऊंगा ही PYQs, ठीक है। तो ये जरूरी है, इससे आपको फील आती है, पता लगता है। और आप नीट का अगर एग्जाम देखोगे यार पिछले 10 सालों का, 15 सालों का, तो आपको पता लगेगा कि कितने ही क्वेश्चन एज इट इज भी रिपीट हो गए, कुछ डेटा चेंज के साथ रिपीट हो गए, बट रिपीट हो जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि एक आप ओवरऑल आइडिया ले सकते हो कि किस तरीके से नीट के पैटर्न में क्वेश्चन फ्रेमिंग में चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या क्या सिमिलैरिटीज रह रही हैं, और किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनसीईआरटी आपको, एनसीईआरटी की जो बैक एक्सरसाइज होती है उसमें जो एग्जाम्पल्स दिए होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं, वो जरूर सॉल्व कर लेने हैं। उसमें जो डेटा दिया होता है, जो एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें आपको ध्यान रख लेनी है, ये भी प्रैक्टिस में इंक्लूड करना है। तो ये चीजें जरूरी है ना। बाकी बुक या शीट मटेरियल जो भी आप इंस्टीट्यूट का फॉलो कर रहे हैं वो एक ही फॉलो कर सकते हैं, एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा में आपको PYQ और एनसीईआरटी उठानी है बस, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। तो प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है यार। देखो सिंपल सी बात है यार, आपने वहां पर एग्जाम में जाकर के करना क्या है, क्वेश्चन ही तो सॉल्व करने हैं ना। क्वेश्चन अपन ने सॉल्व करने हैं, वहां मार्क्स इस बात के तो नहीं है कि भैया जी फलाने जी को कितने क्वेश्चन, कितना कॉन्सेप्ट आते हैं। कॉन्सेप्ट तो सीख लिए है ना, सर मेरे को इतने कॉन्सेप्ट आते हैं, सारा आता है, सब समझ में आता है, लेकिन नंबर मार्क्स किस बात के हैं कि कितने क्वेश्चन वहां आप सही करके आ रहे हो, कितने गोले सही भरे हो, है ना। ऑफलाइन है तो, ऑनलाइन है तो कितना टिक किए हो सही, ठीक है। तो वो उस चीज के मार्क्स है बेटा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखो कि आपकी स्टडी हमेशा क्वेश्चंस ओरिएंटेड होनी चाहिए। क्वेश्चन ओरिएंटेड स्टडी जो बच्चे करते हैं, देखिए सबसे बड़ा मिस्टेक यही होता है, जो मैंने कहा ना कि टॉपर होते हैं अपने स्टेट बोर्ड के या अपने रेस्पेक्टिव स्कूल्स के, वो फेल हो जाते हैं। फेल से मतलब उतना अच्छा अचीव नहीं कर पाते या शानदार रैंक लेकर के नहीं आ पाते। उसका रीजन यही है कि वो कॉन्सेप्चुअली तो चीजें क्लियर कर लेते हैं, समझ लेते हैं, काफी चीजें याद भी कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन ओरिएंटेड स्टडी वो नहीं कर पाते, प्रैक्टिस नहीं कर पाते। और फिजिक्स में ये इसलिए ज्यादा डिफिकल्ट लगता है बच्चों हमें, क्योंकि थोड़ा सा हमारा मैथमेटिकली वो चीजें वीक होती है, मैथ से हम थोड़ी सी दूरी बना के रखते हैं। काफी सारे स्टूडेंट, हर कोई नहीं, हर किसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जिन्होंने जेई भी निकाला है और नीट भी निकाला है एक साथ में, ठीक है। तो हर किसी की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो जनरल इश्यूज है मैं वो एड्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं। तो प्रैक्टिस इज मस्ट, और इंप्रूवमेंट प्रैक्टिस से ही आएगा। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको कॉन्फिडेंस देगी उस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस को हिट करने के लिए, और जितने क्वेश्चंस आप करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, उतनी ही आपकी जो स्ट्रेंथ है, क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच है, वो बूस्टअप हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन सॉल्विंग भी एक अप्रोच होती है कि क्वेश्चन हर कोई सॉल्व नहीं कर सकता है ना, समझ में आने के बाद भी एक तरीके से आपको क्वेश्चन को सोचना होता है। एग्जामिनर ने क्या सोच के क्वेश्चन बनाया, उस लेवल पे हमें जाना होता है। तो वो सब बातें भी मैं करूंगा ड्यूरिंग द लेक्चर्स, आपको सारी टिप्स सारी चीजें बताऊंगा जैसे जैसे लेक्चर्स होंगे। अगला है टेस्ट पेपर। देखो बच्चों, मैंने फिर आपको बताया कि वहां एग्जाम में आपको करना क्या है, आपको विद इन अ सर्टेन टाइम लिमिट सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन सर्टेन लेवल के सॉल्व करने हैं। तो उसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और वो टेस्ट पेपर से आपकी इंप्रूव होगी। तो आप जितने मॉक, जितने टेस्ट दे सके वो आपको देने हैं। जब आपके स्टार्टिंग चल रहा है आपका, जैसे जैसे चैप्टर होता है तो चैप्टर वाइज आपने टेस्ट देने हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं, ठीक है। ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, सर ये तो देंगे ही। लेकिन क्या होता है बच्चों, स्टूडेंट क्या करते हैं, आपने टेस्ट दिया, हो गए फ्री, अच्छे मार्क्स आ गए तो भी ठीक है, खराब आ गए तो भी जाने तो, फिर पेपर देखने का मन ही नहीं करता। लेकिन आपको करना क्या है, टेस्ट हो गया, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, डजंट मैटर, ठीक है। उसके बाद आपने उसी दिन इवनिंग में क्या करना है, वो टेस्ट पेपर एनालिसिस करना है, पूरा एनालाइज करना है आपने वो टेस्ट,
ठीक है, एनालाइज करना है भैया। क्या एनालाइज करना है कि किन क्वेश्चंस में मैं वीक हूँ, किस टाइप के क्वेश्चंस में मुझे दिक्कत आ रही है, क्या कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, क्या कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है मुझे, या मैं सिले मिस्टेक्स कर रहा हूँ, या किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किस टॉपिक में मैं टाइम ज्यादा ले रहा हूँ, कहाँ मैंने टाइम ज्यादा लिया, कहाँ मैं फंसा था, क्या मैं पैनिक कर गया था। तो ये सारी चीजें आपने एनालाइज करनी है, क्योंकि बच्चों जब आप मेन एग्जाम दोगे तो आपके पास उस एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और वो स्ट्रेटेजी आपकी कब होगी, जब आपको एक्सपीरियंस होगा बहुत सारे टेस्ट देने का। तो सारे टेस्ट जितने भी दिए हैं ना, आपको एक डायरी मेंटेन करनी होगी। क्या कर रहे हो, एक डायरी मेंटेन करो, छोटी सी एक डायरी मेंटेन करो। अब इस डायरी में आपने क्या करना है, वो पॉइंट्स लिखने हैं जो प्रॉब्लम्स आपको ड्यूरिंग द टेस्ट आई, कि यार टाइम ज्यादा लग गया, पेपर छूट गया है ना, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है, किन टॉपिक्स में नहीं है वो भी लिखो, है ना, और टेस्ट का नाम भी लिखो कि भाई ये वाला टेस्ट है, ये वाली टेस्ट सीरीज में फॉलो कर रहा हूँ, ये सारी डिटेल उसमें लिखो। ठीक है, इससे क्या होगा ना कि जब आप फाइनल एग्जाम देने जाओगे आपके पास फाइनली एक प्लान होगा, है ना। ये प्रॉब्लम्स होगी, अब अगली बार क्या करोगे, आप इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करोगे। आप देखोगे कि यार अब पहली बार में हो सकता है कि मैं ना पहले बायो अटेम्प्ट करूंगा, या पहले फिजिक्स अटेम्प्ट, या जो भी जिस भी तरह की आप स्ट्रेटेजी बना रहे हो, या मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, है ना, अपनी गलतियों से सीख सीख करके। फिर क्या होगा, हमेशा वो चीज फुल प्रूफ नहीं होगी, हो सकता है कि वो चीजें अप्लाई करिए अगली बार फिर कुछ और प्रॉब्लम आए। तो ऐसे कर करके जब आप कई सारे टेस्ट दे लोगे पूरे साल में, 2 साल में, तो आपके पास एक फाइनल स्ट्रेटेजी होगी कि ये मेरी फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी है नीट के एग्जाम के लिए, कि मैं ऐसे जाऊंगा, ऐसे अटेम्प्ट करूंगा और ऐसे ऐसे मेरे क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है बच्चों, तो ये आपको बहुत जरूरी ध्यान रखना है। टेस्ट पेपर तो करना ही है, उसका एनालिसिस उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज क्या है, मोटिवेशन। अब मोटिवेशन से मेरा क्या मतलब है, देखो मोटिवेशन कम्स फ्रॉम विद इन ना, आपके अंदर से आना चाहिए वो मोटिवेशन। वो मोटिवेशन की बात नहीं कर रहा हूँ कि चक दे इंडिया सॉन्ग सुन लिया हमने और मोटिवेशन आ गया जबरदस्त और आप फोड़ देंगे, तबाही मचा देंगे, ठीक है, वो वाली मोटिवेशन की बात नहीं कर रहा। आप मोटिवेशन वीडियो देखे जा रहे हो बहुत सारे, है ना, और कि भैया हम मोटिवेट होंगे ना, मैं उस मोटिवेशन की बात नहीं कर रहा, वो एक्सटर्नल होता है। ठीक है, वो मोटिवेशन इंड्यूस किया जाता है आपके अंदर, जो कि लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। वो एक दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, शुरू शुरू में जोश रहेगा, खत्म हो जाएगा। मोटिवेशन हमें चाहिए जो हमें लॉन्ग टर्म आगे लेकर के जाए। ठीक है, क्योंकि बच्चों ये क्या है, ये एक स्प्रिंट नहीं है 100 मीटर की, आप तुरंत दौड़े खत्म हो गई। दिस इज अ मैराथन, आपको लगातार लगातार कंसिस्टेंटली एक ही चीज करती रहनी है, करती रहनी है, करते रहनी है। तो कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंसी यहाँ पर बहुत जरूरी है, कॉन्टिन्यूएशन बहुत जरूरी है, और उसके लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी है। ये मोटिवेशन अंदर से आता है यार बच्चों। किसी बच्चे का मोटिवेशन ये हो सकता है कि हो सकता है वो बड़े फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड से आता हो, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, ये सारी चीजें मैंने एक्सपीरियंस की है। तो हो सकता है कि कोई बच्चा फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड से आता है, तो उसका ये मोटिवेशन होगा कि यार मैं अच्छा पढ़ूंगा, नीट क्रैक करूंगा, डॉक्टर बनूंगा, तो मैं अपनी फैमिली को अपलिफ्ट कर सकता हूँ, ये सारी समस्याएं मैं दूर कर सकता हूँ। किसी का मोटिवेशन ये हो सकता है कि यार उसे रियली में, है ना, ये कहने की बात है लेकिन कुछ रियली ऐसे बच्चे होते हैं जो वाकई में उनके कुछ ऐसा लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं, जो चाहते हैं कि भैया मुझे लोगों की सेवा करनी है, डॉक्टर बन के मुझे इस समाज में कुछ परिवर्तन लाना है, कुछ चेंज लाना है। वो मोटिवेशन हो सकता है। किसी का मोटिवेशन सिर्फ ये हो सकता है कि यार ये एक टफ एग्जाम है, मैंने बायो लिया है तो मुझे ये फोड़ना ही है, मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, क्योंकि मैं एक अचीवर हूँ, मैं बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आऊंगा और इस एग्जाम को फोड़ दूंगा। तो उनका वो मोटिवेशन हो सकता है। किसी को पढ़ाई में इन जनरल मजा आता है, तो उसका पढ़ना इन जनरल मोटिवेशन हो सकता है। तो कोई भी मोटिवेशन हो, कोई अपने पेरेंट्स के लिए करना चाहता है, कोई अपने लिए करना चाहता है, कोई अपनी लाइफ बनाना चाहता है, किसी का कुछ भी मोटिवेशन हो सकता है, बट इट हैज टू कम फ्रॉम यू। ठीक है, आप में से ही आना चाहिए, बाहर से कहीं उधार लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर आपको मोटिवेशन उधार लेना पड़ रहा है ना बच्चों, तो समझ लो कि वो ज्यादा नहीं चलने वाला। आप अपने अंदर से डिसाइड करो, आप सोचो कि क्यों मुझे ये करना है और किस लिए मुझे ये अचीव करना है, क्यों मैं ये चीजें चाहता हूँ। ठीक है बच्चों, तो आपका वो मोटिवेशन लंबे समय तक बना रहेगा। और जो एक्सटर्नल मोटिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं वो इंड्यूस करने का काम करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं आपको, वो भी जरूरी है ना, क्योंकि बहुत बार ऐसा टाइम आएगा कि डल मोमेंट्स आएंगे, कभी टेस्ट अच्छा नहीं जाएगा, कभी कुछ चीजें मिस हो जाएंगी, ऐसा लगेगा कि बहुत कुछ खराब हो गया है। लेकिन उन समय में ये जो एक्सटर्नल मोटिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं ना, ये आपकी हेल्प करते हैं, है ना। और वो जो आपका अंदर वाला मोटिवेशन, जो अंदर की आग है, उसे जलाए रखते हैं, बनाए रखते हैं। तो इसीलिए अंदर से आपका मोटिवेशन आना जरूरी है। तो वो मोटिवेशन फैक्टर आप पहले खोज लें, ढूंढ लें, सोच लें, ताकि ये लॉन्ग लास्टिंग चले। उसके बाद बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। देखिए इस पर ध्यान देना है। मैं पहले भी बता रहा हूं आपको, फिर से बता रहा हूं कि मार्क्स इस बात के नहीं है कि कितना समझ में आया या
भैया ने कितना पढ़ा, है ना, भैया ने तो 10-10 घंटे पढ़ा है, लेकिन 10 घंटे भैया क्या कर रहे हैं, 10 घंटे भैया क्वालिटी स्टडी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं। बहुत से पेरेंट्स मुझे मिलते थे, कहते हैं कि सर हमारा बेटा तो 6-6 घंटे पढ़ रहा है। अब वो बालक 6-6 घंटे पढ़ रहा है, 10-10 घंटे पढ़ रहा है, वो कैसे पढ़ रहा है ना, ये भी तो समझो। 4 घंटा 5 घंटा वो कोचिंग में बिता करके आया है, वहां उसका कितना कॉन्सेंट्रेशन था भगवान जाने। फिर उसने क्या किया कि उसने आकर के 2 घंटा नोट्स बनाए, 6 घंटे तो उसके यहाँ निपट गए, ठीक है। फिर बाकी क्या कर रहा है, वो नोट्स पढ़ रहा है, थियरी पढ़ रहा है 1 घंटा 2 घंटा, ठीक है। तो ऐसे करके वो भले ही 8 घंटे निकाल ले रहा है, 7 घंटे निकाल ले रहा है, 6 घंटे निकाल ले रहा है, लेकिन उसका आउटपुट क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, क्या ऑप्टिमाइजेशन है उस स्टडी का, नथिंग, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है बच्चों। तो क्वांटिटी पर आपको फोकस करने की बजाय क्वालिटी पर फोकस करना चाहिए। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं और सिंपल टर्म्स में बताता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि नोट्स आपने बना लेने हैं क्लास के दौरान ही। और क्या करना होता है, जब क्लास के बाद जो हमारा रिवीजन होगा या क्लास से पहले जो रिवीजन होगा, उस दौरान आप वो नोट्स अपडेट कर सकते हैं कि सर ने कुछ एक्स्ट्रा बताया था या ये एग्जांपल मुझे इंक्लूड करना है, खटाखट किया, खत्म कहानी, ठीक है। फिर इसके अलावा आपने क्या करना है, नोट्स में तो टाइम बचाना ही है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, आप कोशिश करें कि सारी चीजें आप क्लास में ही फोकस से पढ़ें। ऐसा नहीं हो कि यार इस क्लास में तो अभी टाइम पास कर लेता हूँ, बाद में देख लूंगा, बाद में ध्यान दे लूंगा, या आजकल तो रिकॉर्डेड वीडियो होते हैं कि बाद में देख लूंगा। नहीं, अगर आप लाइव देख रहे हो तो कोशिश करो उसी टाइम सारी क्लियरिटीज आ जाए, जो भी डाउट है उसी टाइम पूछो, खत्म करो, वहां का वहीं निपटा दो, है ना। अलग से टाइम नहीं देना है हमें उसे। तो सर फिर करना क्या है, फिर पढ़ाई के नाम पे क्या करोगे, क्या करोगे। मैंने भी आपको बताया, यू हैव टू डू क्वेश्चन ओरिएंटेड स्टडी। तो आपको आपको ये क्वालिटी कैसे बढ़ानी होगी, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस में अपनी स्टडी काउंट करनी होगी। काउंट योर स्टडी इन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, स्पेशली इन फिजिक्स, ठीक है। मैं बायो की बात नहीं कर रहा हूं, ये ध्यान रख लेना बच्चों, आपके कुछ उसके लिए आर्गुमेंट अलग हो सकते हैं, मैं बात कर रहा हूँ फिजिक्स की। तो आप अपनी स्टडी काउंट करो नंबर ऑफ क्वेश्चंस में। अगर कोई बच्चा कहता है कि मैं 2 घंटे पढ़ा, आई डोंट केयर। अगर कोई बच्चा कहता है कि सर आज 50 क्वेश्चन लगा दिए इस टॉपिक के, आई डू केयर, ना, दैट्स व्हाट मैटर्स। तो आपको ये काम करना है अपनी स्टडी। अब आप नंबर ऑफ आवर्स में काउंट करना बंद कर दो। नंबर ऑफ आवर्स आपने दिए स्टडी के लिए, रिवीजन के लिए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए, ठीक है, वो तो सिर्फ आपकी प्रिपरेशन थी, वो तो सिर्फ प्रिपरेशन थी। काम हमारा है क्वेश्चन करना, काम हमारा है क्वेश्चन करना, है ना। ऐसे समझो जैसे मान लो कि मुझे, मान लो वीडियो रिकॉर्ड करना है, या कोई भी यूट्यूबर है उसे वीडियो रिकॉर्ड करना है फॉर एग्जांपल। अब वो क्या कह रहा है कि मैंने लैपटॉप जो है चार्ज कर लिया है, मैंने कैमरा में बैटरी लगा दी है, मैंने माइक वाइक टेस्ट कर लिया है, लाइटिंग सेट कर दी है, सब कुछ सेट है, सब कुछ सेट है, ठीक है। तो क्या हो गया, उससे हो गया क्या, उससे कुछ प्रोडक्टिविटी निकली क्या, भैया वो तो क्या था, वो तो उस प्रोडक्शन के लिए प्रिपरेशन थी। तो ये जो आपने कॉन्सेप्ट समझा है, थियरी पढ़ी है, इट इज जस्ट प्रिपरेशन फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो कि आपको तैयार करना है, यानी कि क्वेश्चंस करने हैं। तो जब तक वो वीडियो बना नहीं देता, उसका कोई यूज नहीं है। इसी तरह से जब तक आप क्वेश्चन नहीं करते, आपकी स्टडी सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस मार्क करो। आप जब स्टडी स्टार्ट करो तो डेली टारगेट रखो कि यार इस सब्जेक्ट के इतने, इस सब्जेक्ट के इतने, इस सब्जेक्ट के इतने, और बाकी कुछ नहीं तो फिजिक्स में तो रखो ही रखो कि फिजिक्स के जो है डेली के मैं 20 लगाऊंगा, 30 लगाऊंगा, 50 लगाऊंगा। आपकी यू नो जजमान की श्रद्धा है ना, जितना तुम्हारे बस की है स्टार्टिंग, है ना। धीरे धीरे ये इंप्रूव करना है। आप 10 क्वेश्चन से स्टार्ट करो, डजंट मैटर डेली के, लेकिन वो इंप्रूव होने चाहिए कि आप एक वीक के बाद 10 से 12 पर आए हो, फिर आप 15 पर जा रहे हो, फिर 30 पर जा रहे हो। कोई अगर 50 भी कर रहा है, कंपेयर मत करो अपने आप को, आप अपनी यूनिक स्पीड से चलो, क्योंकि टाइम बहुत है अभी, है ना। वैसे देखो तो बड़ा कम है, लेकिन ऐसे देखो तो काफी टाइम है। यू हैव गॉट एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, सफिशिएंट टाइम। इसीलिए ये सारी बातें मैं 22 और 23 के बच्चों को ही बता रहा हूँ, उन्हीं के लिए स्पेशली बता रहा हूँ, क्योंकि उनके पास टाइम है ये सब अप्लाई करने का। तो आपको बच्चों क्या करना है, अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस में अपनी स्टडी को काउंट करना है, ना कि घंटों में, कि भैया घंटों घंटों से घंटा कुछ नहीं होता। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस काउंट करने हैं कि कितने क्वेश्चंस हम कर पा रहे हैं डेली के, ठीक है बेटा जी। तो उस हिसाब से अगर स्टडी करोगे, तो मैं बता रहा हूँ यार, मैंने कहा ना कि नजरिया बदलोगे नजारे बदल जाएंगे। तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदलो, और इस तरीके से जिस बच्चे ने काम करना स्टार्ट कर दिया ना, उसे अपनी रियलिटी का एहसास होगा, उसे पता लगेगा कि कितनी मेहनत की जरूरत है। सिर्फ कॉन्सेप्ट के बेसिस पर अगर आप चलते हो कि समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, तुरंत पन्ने पलटे रहे हो, हाँ हाँ ये भी पता है, ये भी आता है, ये भी आता है, उससे काम नहीं चलेगा। जब आप एग्जाम दोगे तो आपकी हवाइयां उड़ जाएगी बच्चों, और ये मैं बहुत सारे बच्चों की और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है बेटा। चलो, फिर आता है रिवीजन। यार ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि रिवीजन जो है ना, रिवीजन गेम जिसका स्ट्रांग है ना बेटा जी, जिसका गेम रिवीजन स्ट्रांग है भैया, वो ये एग्जाम फोड़ेगा ही फोड़ेगा। मैंने जैसे कहा कि मैराथन है,
यानी कि आप हर चीज रिटेन नहीं कर सकते। एक चैप्टर है, आपको मजा आ रहा है, समझ आ रहा है, क्वेश्चन लग रहे हैं, लेकिन यकीन मानो 3 महीने के बाद उसी चैप्टर के सेम क्वेश्चन आपको पकड़ा देंगे तो आप 10 में से 5 भी नहीं कर पाओगे अगर आपने रिवीजन नहीं किया है। तो रिवीजन जो है ना, सब पर्सनली अलग अलग तरीके से प्लान करते हैं। इसके मैं बीच बीच में सेशंस लेकर के आता रहता हूँ, ड्यूरिंग द लेक्चर्स भी बताऊंगा, फिर भी मोटी मोटी बात बता देता हूँ। रिवीजन एक तो होता है आपका डेली, एक रिवीजन आपको रखना है डेली, एक है वीकली, और एक आपका क्यूमुलेटिव बेसिस पर हो सकता है टेस्ट के हिसाब से, या आप इसको मंथली कह दें। ठीक है, ये विद इन 15 डेज भी हो सकता है, या 1.5 महीने का भी हो सकता है, 40 डेज, जैसे आपका जो टेस्ट सीरीज है, जो भी चीज आप फॉलो कर रहे हैं उसके हिसाब से हो सकता है। लेकिन ये दो तो जरूरी है। ठीक है, डेली में क्या है, आपने आज 3 लेक्चर पढ़े, हर सब्जेक्ट का एक एक लेक्चर पढ़ा आपने, ठीक है साहब, पढ़ लिया, समझ में आ गया, बहुत है, बढ़िया है। अब क्या है, बाद में जब आप उसके नोट्स बना रहे हैं, है ना, अगर बाद में बना रहे हैं तो, या जो भी आपने नोट्स बनाए उसे आप अपडेट कर रहे हैं कि सर ने कुछ बातें बोली थी, मिस हो गई है, इंक्लूड करनी है, कोई एग्जांपल इंक्लूड करना है, उसी दौरान 1 घंटे के लेक्चर के नोट्स प्लस रिवीजन आप आधा घंटे में कर सकते हो। अगर नोट्स भी नहीं है, एडिट करने हैं, सिर्फ पढ़ना है, देखना है, तो 15 मिनट, क्योंकि पढ़ा तो है ही, क्लास में समझ ही लिया, उसे तुरंत देखना है बस कि अच्छा अच्छा ये पढ़ाया था, हाँ इसमें ये क्लियरिटी है, बिल्कुल वो जो क्लास में हुआ था ना वो सब विजुअलाइज करने की कोशिश करो, वो आपका रिवीजन हो गया। ठीक है, अब जो मैंने बताया प्रैक्टिस करने, क्वेश्चन करने बैठ जाओ, उसके तुरंत क्वेश्चन करने बैठ जाओ, तो ये डेली का काम करना है, ये डेली का काम करना है। अगले दिन लेक्चर स्टार्ट होने से पहले फिर से 10 मिनट दो, पिछले लेक्चर को देख लो तुरंत से, उसके नोट्स, है ना, ब्रीफली समराइज कर लो, ताकि आगे जो मैंने कहा ना, फिजिक्स संबंधों का रिलेशन का काम है, तो हम रिलेशन बना सके कि भैया इस लेक्चर या आगे के टॉपिक में क्या रिलेशन है, तो वो जरूरी है। वीकली में क्या करना है, वीकली में आपको क्या करना है, नोट्स वोट्स सब रेडी है, फटाफट 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 नोट्स देखे, फटाफट नोट्स देखे। और ड्यूरिंग द वीक आपको क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस में डाउट आएगा, या आप टिक लगाओगे कि इंपॉर्टेंट है, या आपके पास कुछ सॉल्व एग्जांपल होंगे, तो उनके थ्रू आपने फिर रिवीजन करना है। नोट्स पढ़ने में बिल्कुल ज्यादा समय नहीं देना है, मैं बता रहा हूँ आपको ज्यादा समय देना ही नहीं ना, फॉर्मूला रट रहे हैं बैठ करके, क्योंकि आप 50 क्वेश्चन लगा लो यार, एक टाइप के फॉर्मूला कैसे याद नहीं होगा, उसका याद होना नेसेसरी है, कंपलसरी है फिर तो, क्योंकि आपने 50 बार वो फॉर्मूला लगा दिया है, बात ही खत्म। तो याद करने रटने से बेहतर है कि आप जो है वहां पर क्वेश्चन लगाओ। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, इस तरीके से रिवीजन करना है। और मंथली तो आप समझ ही गए होंगे अब कि यहाँ पर आपको क्या करना है, कि आप जो टेस्ट दे रहे हैं, मान लो क्यूमुलेटिव टेस्ट आप देते हो, ठीक है, पूरा जो सिलेबस हो चुका है अब तक उसका टेस्ट आपने दिया, उसके बाद अपनी जो वीकनेसेस आपने आइडेंटिफाई कर ली पेपर एनालिसिस के बाद, उसके बाद जहां जहां दिक्कत है उसको जल्दी से थ्योरी और विद क्वेश्चंस रिवाइज कर लो, ये आपको करना है। अगर ये आप कर लिए तो यकीन मानो आप जब नीट देने जाओगे ना, आप इतने मजे में और इतनी कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे, आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होगा। जैसे अभी 21 के जो बच्चे हैं काफी पैनिक कर जाते हैं, क्योंकि उस तरीके से प्रिपरेशन नहीं है। तो बच्चों ये काम आपने जरूर करना है। फिर है प्लानिंग। अब प्लानिंग क्या है, देखो मोटी मोटी प्लानिंग तो मैं बता रहा हूँ। अब बच्चे क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है पूरा टाइम टेबल बना ली चकाचक। तो सुबह 6 बजे मैं उठ गया, यहाँ 3 घंटे मैंने पढ़ लिया, फिर मैं जो है 10 बजे से जो है 12 बजे तक ये कर लूंगा, फिर ये क्लास ले लूंगा, फिर ये पढ़ूंगा, फिर इतना यहाँ पर पढ़ लूंगा ना, फॉलो होता ही नहीं है, तुम्हें भी पता होगा नहीं होता फॉलो। ठीक है, करना क्या है, आप कुछ नहीं करो, आप टू डू लिस्ट बनाओ, आप अपनी टू डू लिस्ट बनाओ। टू डू लिस्ट भी कैसे, नंबर ऑफ क्वेश्चन है, आप ऐसे लिखो कि भैया आज मुझे जो है कैपेसिटर, और ये कब बनानी है, ये रात को सोने से पहले कैपेसिटर मुझे रिवाइज करना है एक बार क्विकली। उसके बाद मुझे जो है फिजिक्स में कैपेसिटर के 10 क्वेश्चन लगाने हैं, और दूसरा कोई टॉपिक है उसके 20 क्वेश्चन लगाने हैं, है ना, जो भी सब्जेक्ट है, इस तरीके से सब लिख लो एक पर्ची में, या एक डायरी मेंटेन करो, उसमें लिख लो टू डू लिस्ट। अब वो काम आपने करना ही करना है अगले दिन सोने से पहले, चाहे कुछ हो जाए, है ना, कुछ हो जाए, चाहे तबाही आ जाए, मुझे वो काम करना ही करना है, करना ही करना है। समझ में आ गई बात। अब वो मैं कब करूं, कैसे करूं, कितने टाइम में करूं, डजंट मैटर। ठीक है, उससे क्या होता है, एक प्रेशर नहीं रहता एडिशनल। ठीक है, और दूसरा क्या होता है कि हमें पता रहता है कि ये काम कंप्लीट करना है। आप वो टाइम टेबल बनाते ना कि 3 घंटे पढ़ूंगा, तो वो 3 घंटे पढ़ने का प्रेशर, उस 3 घंटे में फिर आप 1.5 घंटा टाइम पास करते हो। अगर आपके पास टारगेट है ये काम करना है, तो आप कोशिश करते हो कि जल्दी से जल्दी मैं ये अपना टारगेट कंप्लीट कर लूं और मैं फ्री हो जाऊं, तो वो आपकी क्वालिटी स्टडी होगी। ठीक है, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर हम फोकस करें। दूसरा, आपने बहुत लंबी लंबी नहीं फेंकनी है, मतलब लंबी लंबी प्लानिंग नहीं करनी कि 1 महीने में जो है पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक ये हो जाएगा, ये कैपेसिटेंस हो जाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, फिर इसके मैं 4 टेस्ट दे लूंगा, ऐसे कर लूंगा, वैसे ना, नहीं करो, नहीं करो बच्चों, नहीं करो। जब भी देखो आप एक बड़ी जर्नी पर जाते हो ना, तो आपका ध्यान मंजिल पर नहीं होना चाहिए, आपका ध्यान होना चाहिए रास्ते पर। जो मंजिल पर निगाहें रखते हैं ना, रास्ते के खड्डे उन्हें नजर नहीं आते और बड़ी भयंकर चोट खाते हैं। तो आपने, जैसे मैंने कहा ना, ये टू डू लिस्ट है, तो इसी तरह से आपने क्या करना है, प्लानिंग शॉर्ट टर्म करनी है। क्या करनी है, शॉर्ट टर्म।
भाई लॉन्ग टर्म तो हमें गोल पता ही है ना यार, कि भैया हमें सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, सबके क्वेश्चन हो जाने चाहिए, पीवाईक्यू हो जाने चाहिए, एनसीईआरटी क्वेश्चन हो जाने चाहिए, जो भी बुक हम फॉलो कर रहे हैं उसके कुछ शीट्स हो जाने चाहिए, क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, है ना, नीट का एग्जाम हमें क्रैक करना है। ठीक है, ये तो बेसिक मोटा मोटा आइडिया तो है ही, सही, हमें लंबा प्लान तो है ही, लेकिन लेकिन आपने शॉर्ट टर्म प्लान करना है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलते हैं इजी हो जाता है। शॉर्ट टर्म जैसे ये कल की टू डू लिस्ट बन गई, एक पूरी वीकली आप प्लान बना सकते हो कि भैया नेक्स्ट वीक ये वाला टेस्ट है, तो ये जो मेरे पिछले चैप्टर छूटे हुए हैं ये वीक है, तो जो अभी रेगुलर डेली चल रहा है उनमें बीच बीच में मैं क्या करूंगा, डेली डेली आधा आधा घंटा इस चैप्टर को भी दूंगा, ताकि वीक के एंड तक ये भी कंप्लीट हो जाए और मेरा टेस्ट अच्छा हो। ठीक है, तो इस तरह से वीकली और डेली, डेली टू डू लिस्ट, वीकली प्लान, ये चलने दो। ठीक है, बहुत लंबा लंबा प्लानिंग नहीं करना है, क्योंकि आप कदम दर कदम चलोगे तो रास्ते बहुत आसानी से गुजर जाएंगे और आप मंजिल के बहुत नजदीक पहुंच जाओगे। ठीक है, छोटा छोटा इजी लगता है। अब आपको कोई कह दे कि यार एक बहुत बड़ा पहाड़ है और ये खोदना है, तो क्या होगा, देख करके ही हालत खराब हो जाएगी, है ना, मन ही नहीं करेगा, मोटिवेशन ही नहीं आएगा। और आपको डेली डेली कोई एक स्लैब ला के रख दे कि यार इसको तोड़ो, आज इसको तोड़ो, फिर कल एक और इसको तोड़ो, फिर इसको तोड़ो, तो वो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो वही हमें करना है। और बच्चों बच्चों अब आपके लिए जो मैं कह रहा था स्पेशल बात, अनाउंसमेंट, और आपको ये सारी चीजें जो मैंने बताई, इसको फुलफिल करने के लिए, आपका सपोर्ट करने के लिए, आपको इस रास्ते पर ले जाने के लिए, आपकी फिजिक्स आसान बनाने के लिए, जो मैंने स्टार्टिंग वाली स्लाइड में लिखा था, लेट्स मेक फिजिक्स इजी, तो वो काम करने के लिए यार मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ अचीवर बैच। इस अचीवर बैच में, अचीवर सीरीज में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर हम टारगेट कर रहे हैं नीट 2022 और 2023। तो जो भी बच्चे 22 और 23 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मैं लेकर के आ रहा हूँ। जो बच्चे ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं, मतलब कर रहे हैं, स्टार्ट कर दिए हैं, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। जिन्होंने अभी कुछ नहीं किया उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि थोड़ा सा ये लेट स्टार्ट हो रहा है वैसे, क्योंकि 3 महीने पहले ऑलमोस्ट सभी जगह बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन ये बैच अभी नया लॉन्च हो रहा है, तो आप स्टार्टिंग से इसमें अर्ली बेनिफिट ले सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं इसे। अब ये क्या है सर, कैसे होगा, क्या होगा बच्चों, ये कोर्स है कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज नहीं है। दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज बेटा इसका नहीं है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। कहां पर हम पढ़ेंगे सर, आपके अपने इसी चैनल पर, डी कोड नीट पर आप पढ़ेंगे, डी कोड नीट पर, डी कोड नीट पर पढ़ेंगे। कौन पढ़ाएगा सर, ननवाना जी पढ़ाएंगे आपको, यानी कि मैं पढ़ाऊंगा बच्चों। और अगर आप मुझ पे अभी ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि रिसेंटली मैं इस चैनल पे ज्वाइन किया हूं, हो सकता है काफी सारे बच्चे मुझे पहली बार देख रहे होंगे, तो आपको अगर देखना है कि सर कैसा पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, थोड़ा सा ग्लिम्प्स चाहिए, तो ऑलरेडी बच्चों एक सीरीज चल रही है संभव के नाम से। संभव सीरीज में 2021 के बच्चों के लिए रिविजन हो रहा है, सारे चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा स्पीडली वहां चल रहा है, बट स्टिल यू कैन गो एंड चेक आउट एनी वीडियो, एनी ऑफ द वीडियोस। प्लेलिस्ट बनी हुई है, किसी भी चैप्टर का आप वीडियो देख लें, वहां पर आप थोड़ा सा फील ले लें, थोड़ा सा आपको मेरा टीचिंग मेथोडोलॉजी का आइडिया लग जाएगा कि सर कैसे पढ़ाते हैं, क्या तरीका है ना। और उससे और बेहतर यहाँ पर होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ हमारे पास समय होगा, हम आराम से हर चीज का कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस करेंगे, डिटेल में जाएंगे, आपको हर पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एंगल से चीजें बताई जाएगी, और क्वेश्चन ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी होगा। सिर्फ हवाई बातें नहीं होगी कि सिर्फ आपको जो है पढ़ा दिया, खूब सारा पढ़ा दिया, लेकिन पता ही नहीं है कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे अप्रोच करना है, हर चीज डिटेल में बताऊंगा, अप्रोच बताऊंगा, कैसे क्वेश्चंस को आपने पकड़ना है, पछाड़ना है और तोड़ना है, धागा कैसे खोलोगे, हर बात बताऊंगा बच्चों। और एग्जाम कैसे क्रैक होगा उस बारे में बात करेंगे, क्योंकि फोकस वही रहेगा, एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी हम करेंगे बच्चों। सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आपको बस मैं रैंडमली सिलेबस पूरा करने के लिए पढ़ाए जा रहा हूं, ऐसा नहीं होगा। आपको प्रॉपरली अच्छी तरीके से सारी चीजें बताई जाएंगी। और यहाँ पर बच्चों आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, बीच में नहीं छोड़ा जाएगा। आप जो संभव सीरीज के बच्चे हैं ना जो पढ़ रहे हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं कि जो संभव सीरीज फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है कि मैं जो मैंने कहा था वो मैं कर रहा हूँ वहां पर। तो यहाँ पर भी बेटा मैं आपको कह रहा हूँ कि इसका पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊंगा। देखिए दोनों बच्चों के लिए बेनिफिशियल, 11th के लिए भी और 12th के लिए भी। 11th भी चलेगा इसमें, 12th भी चलेगा इसमें। तो जो 11th वाले बच्चे हैं वो 11th तो पढ़ ही रहे हैं, 12th वाले बच्चे जो है जो कि अभी 22 में देंगे, तो उनके लिए यहाँ पर 11th भी कवर होगा, 12th भी कवर होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से चलेगा। अब क्या प्लानिंग रहेगी, कैसे रहेगा, क्या क्या करेंगे, उस बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो शेड्यूल और टाइमिंग कैसा रहेगा, टाइमिंग इसका रहने वाला है 6 PM। ठीक है, शाम को 6 बजे डेली हम मिलेंगे लाइव। ठीक है, मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे। संडे क्यों खा गए,
देखो बच्चों, संडे को हमने अलग टाइमिंग रखा है क्योंकि संडे को हम कुछ स्पेशल किया करेंगे, है ना। वो हम प्लान करेंगे कि क्या स्पेशल करना है, उस बारे में भी बताऊंगा। फिलहाल मेरी बात सुन लो आप। संडे को डेली 6 बजे हम मिलेंगे शाम को। अच्छा, इसके अलावा देखिए दोपहर 2 बजे 2 PM यहाँ पर हमारा चल रहा है अभी क्या, संभव सीरीज। संभव सीरीज चल रहा है, दिस इज द रिवीजन कोर्स। तो बच्चे ये भी देख सकते हैं ना, 11th 12th वाले बच्चे भी देख सकते हैं, क्योंकि बढ़िया से चैप्टर कवर इसमें भी करवा रहा हूं मैं। बट ये रिवीजन सीरीज चल रहा है और ये नीट एग्जाम आने ही वाला है, काफी नजदीक है, तो कुछ समय में ये सीरीज खत्म हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा अभी स्टार्टिंग में आपके 11th और 12th इसी समय पर लूंगा, 6 बजे। ऑल्टरनेट क्लासेस ले ली जाएंगी बच्चों, जैसे 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 मंडे मंडे वेंसडे और फ्राइडे, ये 3 दिन हो गए। और इसके अलावा आपका हो गया ये ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। तो ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे हम लेंगे 12th, और बाकी जो ये 3 दिन है मंडे वेंसडे फ्राइडे, यहाँ पर हम लेंगे 11th। ठीक है बच्चे, ऐसा चलेगा, ऑल्टरनेट चलेगा, ये ऑल्टरनेट चलेगा। लेकिन ये चीजें सेपरेट हो जाएंगी जब जब ये संभव सीरीज में खत्म कर दूंगा। तो यहाँ पर कुछ ही समय में, कुछ वीक की बात है, 2-3 वीक की बात है, उसके बाद आपका 11th और 12th सेपरेट हो जाएगा। नहीं, डेली 11th वाले बच्चों के लिए भी लेक्चर आएगा और 12th वाले बच्चों के लिए भी लेक्चर आएगा। उसके अलावा बच्चों क्या है, स्टार्टिंग में मैं क्या करूंगा, अभी 11th 12th सेपरेट नहीं करूंगा। स्टार्टिंग में जो बेसिक चीजें हैं, जैसे कि मैथमेटिकल टूल हो गया, ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशंस हो गए, एरर्स मेजरमेंट्स हो गए, तो इस तरह के जो टॉपिक हैं, जो जनरलाइज्ड टॉपिक हैं, जो 11th का बच्चा हो, 12th का बच्चा हो, या फिर ड्रॉपर हो, कोई भी हो, उसको जरूरत होती है। क्योंकि बच्चों यार क्या है, मैंने जैसे ही कहा कि मैथ से आपका थोड़ा सा डिस्टेंस होता ही है। फिर से कह देता हूँ, हर बच्चे के लिए नहीं कह रहा, कोई ऑफेंड मत हो जाने की, सर मेरी तो मैथ्स आपसे ही बढ़िया, बताओ क्या कर लोगे। वैसा नहीं है बेटा, मैं बात कर रहा हूँ इन जनरल, क्योंकि मैं, यार समझो, मेरे पास भी एक्सपीरियंस है ना, मैं भी काफी बच्चों को पढ़ा करके ही आया हूँ। तो काफी बच्चे हैं बायो के, उनको ये बड़ा थोड़ा सा इश्यू होता है ना। और जो जेई के बच्चे होते हैं ना, वो बाद में कोप अप भी कर लेते हैं इस फेयर से, क्योंकि उनका मैथ्स चलता रहता है पैरेलली, लेकिन आपको मैथ्स अलग से पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। तो हम बढ़िया टाइम देंगे स्टार्टिंग में, ये मैथमेटिकल टूल, जहां पर हमारा कैलकुलस हो गया, ग्राफ्स हो गया, ये सारी चीजें हो गई, यूनिट डायमेंशन, बेसिक डायमेंशनल एनालिसिस, ये सारी चीजें, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त तरीके से आपके काम में आती है। वेक्टर्स हो गया, ये सब चीजें। तो स्टार्टिंग में कुछ समय इसमें देंगे, ताकि 11th 12th 13 जो भी बच्चे हैं, उनका अगर ये पोर्शन वीक है तो वो उसको स्ट्रॉन्ग कर ले, ठीक है, जिसकी वजह से अगर उन्हें दिक्कत आ रही है कैलकुलेशंस में या सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो वो सब प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ दिन के लिए ऑल्टरनेट क्लास चलेगी, मैं आपको बता ही चुका हूँ, टाइम यही रहेगा 6 बजे, ये पकड़ के चलो। ठीक है, उसके बाद जैसे ही संभव सीरीज में फिनिश करता हूं, इसको हम टर्मिनेट कर देंगे, इसका स्वाहा हो जाएगा, क्योंकि तब तक बच्चे नीट एग्जाम दे लेंगे और बढ़िया तरीके से डॉक्टर बनने की राह पर आगे बढ़ जाएंगे। तो उन बच्चों के लिए काम हो जाएगा, और जो नए बच्चे हैं उनके लिए काम शुरू हो जाएगा। दोनों बैचेस अब सेपरेट कर देंगे, 11th का अलग, 12th का अलग। तो अचीवर्स बैच में ये चीज होने वाली है बच्चों। अब इसमें कैसे कैसे पढ़ेंगे, देखो मेरा मेथोडोलॉजी जो है ना, वो क्या रहता है, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी पे मेरा बहुत फोकस रहता है। मैं क्या करता हूँ, मैं आपके लिए बनाता हूँ चीजों को सिंपल, बिल्कुल सिंपल, क्योंकि मेरा ये मानना है यार कि पढ़ तो आप किताब में से भी सकते हो, बुक में से भी सकते हो, हजारों बुकें हैं नेट पे, सब कुछ अवेलेबल है। तो फिर मेरी क्या जरूरत है, मेरी जरूरत ये है कि कितनी भी टफ चीज हो, कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड चीज हो, मैं आपको उसके लिए सिंपल कैसे कर दूं, कैसे इजी कर दूं कि आपके दिमाग में अच्छा वो वाली बात आ जाए कि आपको चमक जाए। तो वो काम मेरा है। उसके अलावा क्या है, नोट्स मैंने जैसे कहा कि आप कोशिश करें कि क्लास के दौरान ही बनाएं अपनी नोटबुक में अलग से, लेकिन हर लेक्चर की जो भी पीडीएफ होगी, यानी कि जो भी यहाँ पर मैं नोट्स लाऊंगा, एग्जांपल्स लाऊंगा, जो भी चीज लाऊंगा पीडीएफ के दौरान, जैसे अभी जो मैं लिख रहा हूँ, ये सारी चीजें आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगा। क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे उसका प्रिंट निकाल करके उसी में नोट्स एडिट करें, या कुछ बच्चे आईपैड वगैरह, आजकल मतलब अलग अलग तरीके के स्टूडेंट्स हैं, तो वो डिजिटली ही काम करते हैं सारा, तो उनके लिए भी इनको एडिट करना बेनिफिशियल हो सकता है। तो पीडीएफ फॉर्म में ये मैं आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करा दूंगा। कहाँ प्रोवाइड करूंगा, फिलहाल आप देख सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा चैनल के, जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर हमारा, उसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। उसके बाद देखो क्या होता है, अन अकेडमी की ऐप पर आप जाएं तो वहां पर आपको मिलती है फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस। तो फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस भी मैं इन्हीं बैचेस के इंटीग्रेशन में लूंगा। इसमें क्या करेंगे सर, इसमें हम करेंगे डाउट सेशंस, प्रैक्टिस सेशंस, ठीक है, प्रैक्टिस सेशंस, जहां पर क्या होंगे, क्विज हम करेंगे,
क्विज हम करेंगे और क्विज आप जानते ही हैं, अगर अनअकैडमी की ऐप पर आप गए हैं तो पोल्स वहां पर होते हैं, शानदार लीडर बोर्ड वहां आता है, रैंक आपको पता चलती है, बहुत शानदार तरीके से ये काम होता है। इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा यहाँ पर क्या है कि अगर कुछ बैकलॉग होता है, बैकलॉग बोले तो कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई टॉपिक मिस हो गया है, वैसे तो होगा नहीं, वैसे तो होगा नहीं, बट कोई भी अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस होते हैं कि हमारा जो शेड्यूल लेक्चर है वो टाइमली नहीं हो पाया ड्यू टू एनी टेक्निकल रीजन और एनी अदर अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस, तो हम उसका बैकलॉग स्पेशल लाइव क्लासेस में लेंगे। यहाँ पर आपकी अगर डिमांड होगी, जैसे बच्चों की डिमांड होती है कि सर ये वाला टॉपिक वापस चाहिए, या अभी सर ये चल रहा है तो इससे रिलेटेड ये वाला टॉपिक भी उठा दो, या ये 12th का चल रहा है इससे रिलेटेड 11th का ये वाला बता दो सर, इसकी जरूरत है, तो वो सारे काम हम स्पेशल क्लास में करेंगे। ठीक है बच्चों, ये सारे काम हम यहाँ पर करने वाले हैं। इसके अलावा मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको आपको हर चैप्टर के बाद एक टेस्ट पेपर दूं, उसके सॉल्यूशन दे दूं, है ना, या हो सकता है कि हम स्पेशल क्लास लेकर के उसको पेपर को डिस्कस भी कर सकते हैं। आपके रिस्पॉन्स पे रहेगा कि आप में से कितने बच्चे पेपर अटेम्प्ट करते हैं। अगर आप ऑनेस्टली अटेम्प्ट करोगे तो फिर ऑनेस्टली मुझे भी वो डिस्कशन करना होगा। ठीक है बच्चों, तो टेस्ट पेपर भी आपके लिए लाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया कि जो लेक्चर्स होंगे उसमें सब कवर करूंगा, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपको मिलेगी, आपको आसान भाषा में सारी चीजें समझ में आएंगी। उसके अलावा बच्चों आपको प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, आपको एनसीईआरटी भी कवर करवाई जाएगी, उसके एग्जाम्पल्स, उसके बैक एक्सरसाइज सब मैं करवाऊंगा, यानी कि ओवरऑल एक आपको कवरेज मिलेगा, एक कंप्लीट कवरेज मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स यहाँ ये 11 के टॉपिक्स हैं और इनका जो वेटेज है एग्जाम में वो इस तरह से है। ठीक है, इसी तरह से 12th के हैं, तो ये सारे के सारे आपको कवर करवाए जाएंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा, हर तरीके से कंप्लीट करवाया जाएगा। और ये वेटेज वेटेज आप भूल जाओ, ये जो होता है ना कि मैं 11th में 12th में, नहीं, आप ये देखो कि आप कौन सा एग्जाम दे रहे हो, 22 का दे रहे हो, 23 का दे रहे हो, 21 का दे रहे हो, उस हिसाब से हमें सब कुछ कवर करना है। 11 12 के चक्कर में नहीं पड़ो, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50-50 इनका वेटेज हो जाता है, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। तो सब चीज कवर होगी यार बच्चों, यहाँ पर आपको जबरदस्त तरीके से, और बस आपको क्या करना है, टाइमली आ जाना है, ठीक 6 बजे इजी इजी स्टार्ट करेंगे, कैजुअली स्टार्ट करेंगे, और मेरी क्लासेस बड़े आराम से चलती है, बहुत चिल होता है, कोई टेंशन नहीं होती, आपको कोई स्ट्रेस नहीं होता, कोई लोड नहीं लेना होता, आपको बस फोकस रखना है, पढ़ना है, समझना है, और सब कुछ चमकता है। बहुत मजा आएगा, आप लोगों का मैं इंतजार करूंगा। और सर आपने सारी कहानी बता दी, आपने तो बताया नहीं कि ये शुरुआत कब से हो रही है। तो बच्चों इंतजार खत्म होता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये ट्यूसडे से स्टार्ट हो जाएगा, ट्यूसडे से स्टार्ट हो जाएगा। और ट्यूसडे क्या तारीख है, ट्यूसडे है 10th ऑफ अगस्त, ट्यूसडे इज 10th ऑफ अगस्त। तो 10th ऑफ अगस्त को शाम को 6 बजे मेरे बच्चों हम सभी मिलेंगे, कहां पर, इसी चैनल पर, डिकोड नीट पर। और डिकोड नीट पर हम क्या करेंगे, हम शुरुआत कर देंगे हमारे अचीवर बैच की, हमारे अचीवर बैच की हम शुरुआत कर देंगे, और शुरुआत होगी बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार, और यहाँ पर सभी बच्चों का बहुत 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 फायदा होने वाला है। और जल्दी ही, जैसा मैंने कहा कि 11th और 12th की क्लासेस सेपरेट कर दूंगा, ताकि एक ही दिन में आपको 11th और 12th दोनों मिल सके। शुरुआत में जो है कॉमन चीजें हम पढ़ रहे हैं जो 11th और 12th दोनों के बच्चों के लिए आवश्यक है। तो बच्चों ये सारी बात थी, मेरे पास बहुत कुछ है आपको बताने को, बहुत कुछ है कहने को, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस बैच को लेकर के। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी काफी सारी चीजें जानना चाहेंगे मुझसे, और सारी चीजें पता करना चाहेंगे, तो आप जरूर जुड़िए। काफी बातें होंगी, काफी चीजें होंगी, मोटिवेशन टिप्स टिप्स ट्रिक्स, और किस तरह से आपको अप्रोच करना चाहिए, हर किसी विषय में चर्चा होती रहेगी ड्यूरिंग द लेक्चर्स। तो जरूर आए, जरूर ज्वाइन करें। ठीक है बच्चों, तो ये बात हो गई अचीवर बैच की। बस उम्मीद यही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक आप इस इंफॉर्मेशन को पहुंचा दें, शेयर कर दें, ताकि ताकि वो लोग समय पर पहुंच सके। ठीक है बच्चों, तो बस आपके सपोर्ट और आपके प्यार की ही जरूरत है, और आपका इंतजार रहेगा अचीवर बैच। अब बच्चों इसके अलावा कुछ और बात मैं आपको बता दूं, देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि YouTube पर वो सफिशिएंटली प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे, जो कि ट्रू भी है। क्योंकि क्या होता है कि यार YouTube पर काफी सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, है ना, लाइव चैट चलता रहता है, अलग अलग तरीके के बच्चे आते हैं, दुनिया भर की बातें होती है, पता नहीं क्या क्या होता है। ठीक है, तो काफी प्रॉब्लम्स आती है, काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। यूट्यूब पर डाउट भी क्लियरिटी उतनी अच्छे से नहीं हो पाती, क्योंकि काफी बच्चे होते हैं, ठीक है, सेशंस लिमिटेड टाइम के होते हैं। तो उन सारे बच्चों की प्रॉब्लम दूर करने के लिए अनअकैडमी के पेड सब्सक्रिप्शन अवेलेबल होते हैं बच्चों, और इन पेड सब्सक्रिप्शन की काफी सारी फीचर्स है, काफी फैसिलिटीज है। तो वन बाय वन वो डिस्कस करते हैं। जैसे इसमें सबसे एक इनोवेटिव चीज जो अनअकैडमी लाया वो है अनअकैडमी ब्रांडेड नोट्स। नोट्स का क्या इंपॉर्टेंस है यार, मैं आपको बता ही चुका हूँ। अगर आप खुद से नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, आपको लगता है कि टाइम कंज्यूमिंग है, आप मैनेज नहीं कर पा रहे, तो अनअकैडमी की तरफ से आपको ब्रांडेड नोट्स मिल जाते हैं। और ये कब मिलते हैं बच्चों, अगर आपने लिया हुआ है अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन।
सब्सक्रिप्शन। अगर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं 12, 18 या 24 महीने का, तो ये आपको नोट्स जो है होम डिलीवर हो जाते हैं फ्री ऑफ, यहाँ पर एडिशनली फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देना है, सिर्फ आपको सब्सक्रिप्शन का प्राइस देना है बच्चों। जो आप सब्सक्रिप्शन का प्राइस देंगे उसी के साथ में ये इंक्लूडेड आपको मिलेंगे, प्रिंटेड मिलेंगे, है ना, यानी कि हार्ड कॉपी मिलेगा, शीट्स मॉड्यूल की फॉर्म में मिलेंगे, अलग से प्रिंट नहीं करवाना है, कोई लफड़ा नहीं। और जो बच्चे प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं यार, उनको भी ये एक्सेसिबल होंगे, लेकिन उन्हें ये ऐप के थ्रू एक्सेस करने पड़ेंगे, उन्हें हार्ड कॉपी नहीं मिलेगा। और ये बात ध्यान रखिए कि 12 महीने से कम के सब्सक्रिप्शन के लिए, आइकॉनिक के लिए ये वैलिड नहीं होगा। इसके अलावा प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट की बात करें तो जैसा मैंने बताया कि ये अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म आप देखेंगे, यहाँ पर बहुत जबरदस्त तरीके से आपको पढ़ाया जाता है, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होती है, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब जो है एक जनरल प्लेटफॉर्म है, लेकिन अनअकैडमी का ऐप जो है वो प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए है, तो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरे फोकस के साथ आप वहां पर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। लाइव क्विजेज होते हैं, टेस्ट होते हैं, स्ट्रक्चर्ड पीडीएफ नोट्स आपको हर लेक्चर के मिल जाते हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाई होती है। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि अपनी स्टडी को और एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाएं, अपनी प्रिपरेशन को और अलाइन करें अपने गोल के साथ, तो भैया ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके प्राइजेस की बात कर लो यार, तो 50,400 का ये पड़ता है आपको 24 मंथ्स का। इसमें आप पर मंथ पेमेंट भी कर सकते हैं, यानी कि आप नो कॉस्ट ईएमआई भी अवेल कर सकते हैं। और ये मेरा नाम है एसएनबी सर, ये कोड आप लगा देंगे बच्चों एसएनबी सर, तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट एग्जिस्टिंग प्राइस पर जरूर मिल जाएगा। तो ये बहुत जबरदस्त चीज है। इसके अलावा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या होता है सर, अब ये बेटा एक स्टेप और ऊपर जाता है, वन लेवल अप हो जाता है। प्लस सब्सक्रिप्शन के सारे बेनिफिट इसमें इंक्लूडेड, प्लस वाला सारा आइटम यहाँ पर है। और आइकॉनिक में क्या मिलता है, आइकॉनिक में आपको एडिशनली मिल जाता है पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडेंस और टेस्ट एनालिसिस, जिसका मैंने इंपॉर्टेंस का जिक्र किया। यहाँ पर डिजिटली मिल जाता है सारा, कितना एवरेज टाइम आपने लगाया, कितना बाकी बच्चों का एवरेज टाइम है, सारी चीजें। और पर्सनल मेंटोर यहाँ पर मिलते हैं। जो अभी मैंने प्लानिंग की बात करी ना बच्चों, तो काफी बच्चे प्लानिंग में वीक होते हैं यार, वो मेहनत कर सकते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, बोलते हैं सर हमें बता दो क्या करना है, हम कर लेंगे सब कुछ। तो यहाँ पर आपको पर्सनल मेंटोर मिलते हैं, आपकी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के हिसाब से वो आपके लिए पूरा प्लानिंग करके आपको बताते हैं कि बच्चों आपने कैसे आगे बढ़ना है। तो ये उन बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी यूजफुल है जो इस तरह की मेंटोरशिप चाहते हैं। और यहाँ पर बच्चों आप अगेन मेरा ये कोड अप्लाई कर सकते हो एसएनबी सर, और एडिशनल 10% डिस्काउंट हासिल कर सकते हो, और मेरी मेंटोरशिप तो यहाँ पर आपको एडिशनली मिल ही जाएगी। और इसके प्राइसेस होते हैं 90,000 फॉर 2 इयर्स, 2 साल का सब्सक्रिप्शन है, 90,000 का पड़ता है। इसमें भी नो कॉस्ट ईएमआई अवेलेबल है, इजी इंस्टॉलमेंट में आप पे कर सकते हो। इसके अलावा देखो अभी ऑफर चल रहा है, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 12 मंथ या 24 मंथ का लेने पर 2 मंथ का एडिशनल आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। ये अभी ऑफर चल रहा है, तो अगर आप लेने का सोच रहे हैं और आप अफोर्ड कर सकते हैं बच्चों, तो आप ये डेफिनेटली लें। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं सेपरेट बैचेस होते हैं, और एक सब्सक्रिप्शन से आप मल्टीपल बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो बैचेस नजर आ रही है ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं, तो जल्दी जाएं, ज्वाइन कर लें, टाइम वेस्ट ना करें। इसके अलावा बच्चों ये सारे तो पेड सब्सक्रिप्शन की बात हो गई, लेकिन काफी सारी चीजें अनअकैडमी फ्री ऑफ कॉस्ट भी बच्चों को अवेल कराता है, क्योंकि हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है। एक डेमोक्रेटिक एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर होना चाहिए। आप देख सकते हैं, इसीलिए हम जैसे टीचर्स यूट्यूब पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कोर्स लेकर के आ रहे हैं, जहां पर कोई बच्चा अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्सेंट्रेशन करना चाहे और मेहनत करना चाहे तो वो यहाँ से भी सारी चीजें पढ़ सकता है। लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए बेनिफिशियल चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके अलावा भी और कोई बच्चा चाहता है कि यार मैं बहुत टैलेंटेड हूं लेकिन मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उनके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट होगा बच्चों। ये हर संडे हो रहा है, नीट कॉम्बैट हो रहा है, ये 11 बजे होता है सुबह, और ये कोड आपने अप्लाई करके एसएनबी सर जरूर अनलॉक कर लेना है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप पूरे साल की सब्सक्रिप्शन जीत सकते हैं। यहाँ पर स्कॉलरशिप 100%, 75 भी जीत सकते हैं, 50 भी, जैसी आप रैंक लाते हैं वैसा। तो ये उन बच्चों के लिए भी बड़ा अपॉर्चुनिटी है जो काफी टैलेंटेड हैं, लेकिन उनके पास में वो फैसिलिटी नहीं है कि वो सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकें। तो ये उन बच्चों को अनअकैडमी बहुत जबरदस्त मौका दे रहा है, और मैं इसे बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन ये हर बच्चे को देना चाहिए, हर बच्चे को देना चाहिए। क्या है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, डजंट मैटर, आपका स्टडी कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है, डजंट मैटर, ये आपने जरूर देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप मॉक समझ के दे लो, क्या दिक्कत है ना। इसके अलावा इससे भी एक बड़ा और बिगर लेवल पर एक और स्कॉलरशिप टेस्ट है, दिस कॉल्ड प्रोडिजी अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट। 11 करोड़ के प्राइजेस और स्कॉलरशिप यहाँ पर है। 14 और 15 अगस्त को होने जा रहा है, तो रजिस्टर नहीं कराया हो तो तुरंत जाकर के करा लो यार, इसमें जबरदस्त प्राइजेस हैं, और ये हर कैटेगरी में होगा, और शेड्यूल ऑलरेडी आ चुका है एज यू कैन सी।
ठीक है, हर कैटेगरी के लिए शेड्यूल आ चुका है और इस शेड्यूल को आपने फॉलो करके अपने एग्जाम को आइडेंटिफाई करना है और उस हिसाब से प्रिपेयर करना है। तो रजिस्टर करा लो, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है। और जो टॉप 2 स्टूडेंट्स होंगे इस एग्जाम में, जो टॉप 2 रैंक होल्डर्स होंगे, उनका फर्स्ट ईयर का कॉलेज फी अनअकैडमी स्पॉन्सर करेगा अप टू 5 लाख रुपीज। तो बेटा बहुत जबरदस्त चीज है यार। और डेली यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं और इन प्रैक्टिस टेस्ट में जो अच्छा करता है उनमें एक लकी विनर आईपैड जीत सकता है डेली। तो जल्दी जाओ यार, देर किस बात की है, यहाँ पर जाकर के रजिस्टर करा लो। वेबसाइट पर करा सकते हो, ऐप पर करा सकते हो, तुम्हारी मर्जी। और ये है पिछले साल के प्रोडिजीज। आप देख सकते हो कि इनमें से काफी बच्चों को आप जानते होंगे, काफी शानदार रैंक इन्होंने हासिल करी है अपनी मेहनत के बलबूते पर। और ये बच्चों ने प्रोडिजी का एग्जाम भी दिया था बेटा, और प्रोडिजी में इन्होंने जिस तरह से रैंक हासिल करी उसी तरह से इन्होंने वही शानदार अपना जो प्रदर्शन है वो दोहराया अपने रेस्पेक्टिव कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। बिकॉज आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि वो जो प्रोडिजी का लेवल रहा होगा और जो ओरिजिनल एग्जाम का लेवल रहा होगा वो काफी मैचअप करता है। तो आप इसको एक मॉक टेस्ट की तरह भी ले सकते हैं अपनी प्रैक्टिस का जायजा लेने के लिए, और प्राइजेस तो आपको जीतने का मौका है। इसके अलावा अनअकैडमी के इनोवेटिव आइडियाज खत्म नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ आपके लिए लाता है। तो इसी तर्ज पर अनअकैडमी लाया है बग्स बाउंटी। ये क्या होता है बच्चों? इसमें बेटा जी क्या होता है कि अगर आपको अनअकैडमी के किसी भी प्लेटफॉर्म पर कोई भी कंटेंट इनअप्रोप्रिएट लगता है या लगता है कि कुछ गलत ही पढ़ा दिया यार, यहाँ तो कॉन्सेप्ट ही गलत बता दिया और एड्रेस भी नहीं किया गया, ठीक है ना, उस लेक्चर में या अगले लेक्चर में, तो आप क्या करें, डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, फॉर्म जाकर के भर दें, उसमें सारी डिटेल भर दें और वो डिटेल्स आपकी एनालिसिस की जाएगी, वो फॉर्म एनालाइज होगा, रिव्यू होगा और सही पाई जाती है तो आपको यहाँ पर बहुत सारे प्राइजेस और वाउचर्स जीतने का मौका है। तो बच्चों बहुत जबरदस्त चीज है, आपकी एक्टिव लर्निंग को अनअकैडमी रिवॉर्ड कर रहा है। साथ ही साथ में यहाँ पर अनअकैडमी का क्वालिटी ओवरऑल इंप्रूव होगा, पहले से ही बहुत जबरदस्त है और ज्यादा इंप्रूव होगा क्योंकि आपको रिव्यू करने का मौका दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अनअकैडमी कितना डेयरिंग और कितना डेमोक्रेटिक और कितना इनोवेटिव तरीके से स्टडी में, एजुकेशन में आगे बढ़ रहा है और आप लोगों के लिए इन चीजों को आसान बना रहा है बच्चों। तो बच्चों ये लेक्चर, ये बात, ये वीडियो यही खत्म करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने की और जैसा मैंने कहा बहुत कुछ है आपको बताने को, तो ये सारी चीजें बताने के लिए और पढ़ाने के लिए हम दोनों का, हम सबका कनेक्शन आपस में जरूरी है। तो आप प्लीज 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 मुझे अनअकैडमी की ऐप पर फॉलो कर लें, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट आप ऐप डाउनलोड कर लें, ये कोड लगा लें आप, है ना। आप अभी कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते, डजंट मैटर, जैसा मैंने बताया बहुत सारे फ्री फीचर्स, स्पेशल लाइव क्लासेस अवेलेबल है। मैं स्पेशल लाइव क्लासेस बहुत ले रहा हूँ आजकल क्योंकि स्टार्ट किया हूँ अभी, तो काफी स्पेशल लाइव क्लासेस ले रहा हूँ। तो आप फॉलो कर लें, इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, पता लग जाएगा कि कब लाइव क्लास आने वाली है। तो बच्चों फॉलो करने के लिए कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप फॉलो कर लें और ये रेफरल कोड जरूर इस्तेमाल करें ताकि मुझे पता लग जाएगा कि ये बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, उनको एक पर्सनल मेंटोरशिप मेरी तरफ से जरूर मिलेगी। उसके अलावा ये वाला जो चैनल है हमारा, आपका अपना चैनल है, जो इसको सब्सक्राइब कर दो यार, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और बेल आइकन, ये जो घंटी है जरूर दबा दो, ठीक है, नोटिफिकेशन, ताकि आपको सारे मिल जाए। तो बच्चों ये सारी चीजें हो चुकी है, ये सारी बातें हो चुकी है और हमारा जो संभव सीरीज है वो रेगुलर चलेगा। अचीवर बैच आ रहा है, लॉन्च हो रहा है ट्यूसडे को शाम 6 बजे। सभी बच्चे पहुंच जाएं, धमाकेदार शुरुआत करेंगे और आप सभी के प्यार और सपोर्ट की बदौलत हो सकता है कि हम और ज्यादा ग्रो करें। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।